आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों, वेलकम, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं आप? एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब बच्चे बढ़िया प्रकार से सुन पा रहे हैं? ओके, चलिए बेटा, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक अच्छी खबर दे देता हूं बेटा। मेरे बहुत सारे संघर्ष करने के बाद, बहुत सारी चीजें बार बार मीटिंग करने के बाद, अब ये आज अभी 4 बजे एक मीटिंग थी जिसमें फाइनलाइज हो गया है कि अपन मैथ्स का आप सबके लिए एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे बच्चों रीजनिंग का आपका प्रैक्टिस बैच चलता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से डिट्टो सेम प्रकार में एक बहुत शानदार, बहुत अल्टीमेट, बहुत जबरदस्त टोटल पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू भी कितने ज्यादा नहीं, केवल 5 साल के। 5 साल के जो पेपर हुए ना बेटा, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीपीओ का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर का, इसे मैथ्स नहीं आती है, छोड़ो इसको, इतने पेपर का बेटा सारा कलेक्शन मैंने करवा दिया है। ये बैच मैंने अभी 4 बजे बेटा फाइनलाइज हुआ है कि आप सर बैच स्टार्ट कर लीजिए, है ना। इसमें हालांकि मैं आपको बताऊं सही बात, एक्चुअली जो मुझे ऊपर से गाइडलाइन दी गई कि आप इस बैच को हर महीने 20 घंटे प्रोवाइड करवाओ सर, 1 घंटे की एक क्लास रखवाओ, 1 घंटे की एक क्लास रखवाओ, 20 घंटे का बैच करवाओ। लेकिन बेटा मैं बताऊं सच्चाई, मैं जो तुम्हें कह रहा हूं एक्चुअल, कि मेरे को 1 घंटा पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। ये बैच तुम्हारा 1.5 घंटे का ही होगा। 1.5 घंटा रोज पढ़ेंगे, मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे। और मेरे दोस्तों आप सबके लिए टॉपिक वाइज हम यहाँ क्वेश्चन करवाएंगे, सारे टॉपिक वाइज सब चीजें करवाऊंगा। जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं वो सारे आपको करवाए जाएंगे। हर टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपको दूंगा। टाइमिंग अभी प्लान करूंगा मेरे दोस्त, अभी प्लान करूंगा बेटा। अभी 4 से लेकर 4:55 तक मेरी मीटिंग चली है, 4:55 तक। और मैंने 4:55 पे ये बोला कि मेरी 5 बजे क्लास है। अब भाई साहब बस करो यार, मेरे को जाना है, मेरी मीटिंग है, बच्चों की क्लास है, बच्चे वेट करेंगे। देन बेटा का संभावना है क्लास तो मॉर्निंग की होगी। स्टार्ट अर्थमेटिक से होगा बेटा, स्टार्ट अर्थमेटिक से होगा, अंकगणित से आपका ये बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, टाइमिंग में आपको बेटा उम्मीद है कल टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा किस टाइम पर कैसे बैच होगा, क्या बातें मिलेंगी, सब चीजें आपको बता दूंगा। बैच मैं उम्मीद करता हूं कि मंडे तक लाइव करवा दूंगा, और मंडे को अगर लाइव हो जाता है तो ट्यूसडे को क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी। अगर बाय चांस ट्यूसडे को भी ना स्टार्ट हो पाई तो वेडनेसडे तो डेफिनेटली हो ही जाएंगी। बाकी अनअकैडमी की ये पॉलिसी है कि नए बैच थर्सडे को लाइव होते हैं, तो अगर उस चक्कर में बोल दिया कि थर्सडे को कराओ तो मे भी शायद थर्सडे करना पड़ जाए मुझे, नहीं तो बेटा मैं क्लास अपने हिसाब से स्टार्ट करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात का आपसे पक्का कमिटमेंट, पक्का वादा है दोस्तों। ठीक है, चलो ये जानकारियां अब आपने समझ ली, अब आपने सब बातें कर ली हैं बेटा। उज्ज्वला अभी थोड़ा टाइम दो बेटा, 4:55 मुझे पता लगा है कि बैच मुझे स्टार्ट करना है। 5 बजे मैं क्लास में लाइव आ गया, अब थोड़ा इस पे काम करने का टाइम तो दो ना। आज तक तो डिसाइडेड नहीं था कि बैच आएगा कि नहीं आएगा, अब तो ये बैच आ गया, सीजीएल तक पूरा करने का प्रयास करूंगा दोस्तों, क्यों चिंता करते हो। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मैं करवाऊंगा, बहुत सारे आप खुद से करोगे, सारी चीजें बन जाएंगी। चलिए अब दोस्तों आते हैं अपने उस टॉपिक पे जिसकी हमारी बात चल रही थी। अनुष्का बेटा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा, बढ़िया बात है ये, इतने नंबर आपको सीजीएल में लाने हैं। हमने बेटा मेंसुरेशन में ट्रायंगल पढ़ लिया था, उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ लिया था स्क्वायर। रेक्टेंगल को पढ़ना स्टार्ट कर लिया था बेटा, रेक्टेंगल टॉपिक आपका पढ़ना हमने चालू कर दिया था। रेक्टेंगल की कुछ बातों को आपने समझ भी लिया था, कुछ क्वेश्चन हमने कर भी लिए थे, पीडीएफ मैंने आपको अपलोड करवा दी थी बेटा। क्या जितने सवाल दिए आपने ठीक प्रकार से रिवीजन किया बेटा? सारी बातें आपको प्रॉपर वे में समझ में आ रही हैं, साथ साथ में आप लोग उन पे काम कर पा रहे हैं बेटा? प्रीति बेटा ये तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रेपलिज्म बेटा। ये अभी बात की बात है, ये आगे आएगा, चिंता मत करो बेटा, ये आगे आ जाएगा। अभी इस क्लास का पार्ट नहीं है टॉपिक से बेटा, तो इंच में हो गया तो क्या हो गया बेटा, सब करवा देना करो। हमने रेक्टेंगल में कहां तक के सवाल कर लिए थे? 25 कर लिए थे क्या? रेक्टेंगल में आपने 25 तक के सवाल कर लिए, बताए बेटा? बताओ जी। ट्रायंगल आपका 18 सवाल किए हैं। ये बच्चे ने बोला 20 कर लिए यार, चलो कोई बात नहीं। अच्छा होमवर्क दिया था, ठीक है। क्लास में हमने सवाल कितने कर दिए बताओ? क्लास में हमने 17 सवाल कर लिए थे। क्लास में मैंने आपको 17 सवाल करवा दिए थे, और इसके बाद तुम्हें मैंने कहा था कि 30 तक के सवाल घर से करके लाना। कई बच्चे करके लाए होंगे, कई बच्चे नहीं करके लाए, कोई बात नहीं, हम सबकी बात कर लेते हैं।
बाकी मुझे इतना बताओ बेटा, 17 तक तो सारी बातें क्लियर है बेटा? सवाल नंबर 17 तक तो सारी बातें क्लियर है ना? आगे की बातें नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, उनकी चिंता आप मत करो। उनके लिए बेटा मैं हूं आपके साथ, हर चीज का मैं आपको हल करवाऊंगा, आपको उसमें घबराने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। बेटा 18 नंबर सवाल तो सेम कर लिया होगा आपने, 17 और 18 नंबर सवाल सेम थे बेटा, 17 और 18 हो गया, ठीक है। 17 और बेटा 18 नंबर क्वेश्चन सेम थे, उसमें पूछा था पेरीमीटर, इसमें पूछ लिया एरिया। भैया वर्ग की साइड जो आई थी वो आई थी 13 को देखकर अगर पेरीमीटर पूछोगे 52 आ जाएगा, 13 को देखकर एरिया पूछोगे 169 आ जाएगा। तो ये तो कोई बेटा अलग बात नहीं है, ये तो कोई अलग कहानी नहीं है, मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता है। यहां से आगे बच्चों बातें अब मैं शुरू करता हूं जी, ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से बात कर लीजिए बेटा। एक आयताकार मैदान का परिमाप 386 है। प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, आयताकार मैदान का परिमाप होता है 2 गुणा l प्लस बी होता है, तो इसका मतलब l प्लस बी की वैल्यू 193 आएगी क्या? आप कहना हाँ। दो भुजाओं के बीच का अंतर 95 है बेटा, साइड के बीच का डिफरेंस 95 दिया हुआ है। ये चीज आपको पेपर में दी गई है, मैंने अपने मन से कोई काम नहीं किया, ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, यहां से l और b की वैल्यू ज्ञात कर लोगे? सर अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2l कितना आएगा, इन दोनों का जोड़ हो गया 288। सर l की वैल्यू आ गई 144 और b की वैल्यू कितनी आएगी? सर जोड़ इनका आना चाहिए इतना 49 आ जाएगी। ये सर हमने l भी ज्ञात कर लिया, ये हमने b भी ज्ञात कर लिया। इस आयत का जो एरिया बनेगा वो एरिया बनेगा 144 गुणा 49। यही एरिया एक स्क्वायर का एरिया है, तो मतलब स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा अगर ये है तो भुजा का मान क्या आएगा? आप इसका जब रूट लेंगे बेटा, तो देखो नंबर भी ऐसे तुमको सोच समझ कर दिए हुए हैं कि इसका रूट लोगे 12, इसका रूट लोगे 7, सवाल का उत्तर 84 बन जाएगा। एमटीएस के पेपर के लेवल की बात है बच्चों, एमटीएस के एग्जाम के दिया गया सवाल है। क्या सब लोगों को समझ में आया? जानकारियां ना बेटा साथ साथ पढ़ते रहा करो, ओरिजिनल चीजें जो पेपर में आती हैं उन बातों पर बेटा साथ साथ में फोकस करते रहा करो, उनमें दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। जरा एक सवाल मुझे और बताओ, एक आयत बच्चों आपको दिया हुआ है जिसका तुम्हें डायगोनल भी दिया हुआ है, एक साइड भी दी हुई है। तो अगर डायगोनल अगर 65 है, एक साइड दी गई है बच्चों ये वाली आपको 63, तो आप मुझे बताओ मैं इस भुजा को 12 लिख दूं क्या? ये बच्चों बताओ 12 लिख दूं क्या? सही करो ना बेटा, सारे बच्चे बताओ 12 आएगा ना? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ जी 12 ही आएगा सर। अरे कैसे आएगा भाई, नींद में क्यों चल रहे हो भैया, नींद में क्यों चल रहे हो? 12 कभी आ ही नहीं सकता। इस जगह पे ट्रिपलेट बनता है वो 16 का बनता है बेटा, 63, 16 और 65 का बनता है। सर ट्रिपलेट तो मुझे याद नहीं है, मैं क्या करूं? भैया अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है मान लो, तो क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम तो आती है बेटा? क्या आप पाइथागोरस तो जानते हैं? तुम्हें कर्ण की वैल्यू पता है, तुम्हें आधार की वैल्यू पता है, लंब ज्ञात कर सकते हो। आप कहना हाँ सर ये 65 के स्क्वायर में से 63 का स्क्वायर घटा के आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, इसमें कोई बड़ा इशू थोड़ी है, हमें इसका रूट लेना है, 16 बन जाएगा। क्या बच्चों ये बात ज्ञात हो गई, ये पता लगी आपको? जी हाँ। अब मैं आगे आपको क्या बता रहा हूं, बात को समझना। उस वर्ग का परिमाप क्या है जिसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल का 1/7 है? बेटा आयत का जो एरिया बनेगा वो बनेगा 63 गुणा 16, स्क्वायर का एरिया बनेगा वो इसका 1/7 है, यानी इसका अगर मैं 1/7 करूंगा तो ये 9 बनेगा। स्क्वायर की साइड आएगी 3 चौका 12, भाई रूट लोगे ये 3 है और ये 4 है, 12 हो गया। परिमाप पूछा है बेटा, परिमाप तो 48 आंसर कर दोगे ना भैया, चीजों को शफल करना आना चाहिए। पेरीमीटर से साइड पे, साइड से एरिया पे, एरिया से पेरीमीटर पे जाते किस प्रकार हैं, ये बातें आपको खुद को ज्ञात करनी है। सिर्फ मेरे देखकर सवाल मत छोड़ना, इनको एक दो बार घर पे सेल्फ ट्राई करना, इन पर खुद से मेहनत करना बच्चे। वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, इन बातों को साथ साथ पढ़ना, साथ साथ समझोगे तो टॉपिक में सवाल अच्छे से कर पाओगे। सुनिएगा, एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक वर्ग बन जाता है। आयत का परिमाप ज्ञात करना है। सुनिएगा बेटा, सीधी सी बात सुनिएगा, कोई समझाओ रे सरोज को भाई, जो कह रहा है कि क्लास चल रही है बुलेट की स्पीड से। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बहुत तेज पढ़ा रहा हूं? तुम्हें लगता है कि इतनी तेज पढ़ा रहा हूं कि समझ में नहीं आएगा? भैया बात बड़ी सिंपल है, आपके सामने एक आयत था, तुमने काटकर 3 स्क्वायर बना दिए, प्रत्येक स्क्वायर का एरिया 16 है। 16 बेटा 16 का मतलब ये वाली प्रत्येक साइड 4 रही होगी क्या? मुझे बताने की नीड नहीं है, तुम्हें पता लग गया होगा 4 रहा होगा। इसका मतलब आपका जो ये आयत था, आयत इसकी लंबाई रही होगी 12 और चौड़ाई रही होगी 4। सर आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? सर ज्ञात करने का ये तरीका होता है सर, ये तरीका मुझे पता है, 12 चौक 16 और ये 32 आंसर आ गया दोस्तों। क्या तुम्हें बात समझ में आई? अगर दोस्तों हमने एरिया तुम्हें 16 बताया है, साइड 4 आएंगी, तो ये इसी प्रकार से बना होगा, और तो संभावना कोई हो नहीं सकती, और तो पॉसिबिलिटी कोई बन नहीं सकती बेटा।
क्वाड्रिलेटरल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना बच्चे, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है। वर्ग और आयत को पढ़ लीजिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। 22 नंबर सवाल आपने बच्चों खुद से करा होगा। ये सवाल मैंने हूबहू तुम्हें क्लास में करने को दिया था, बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल तुमने क्लास में कर लिया होगा। क्या ठीक से समझ में आ गया? वर्ग का एरिया मान लो बच्चों x स्क्वायर है, आयत का लंबाई आ गई x प्लस 10 और ये आ गया x माइनस 10, x माइनस 8। जी हाँ सर, उठापटक करेंगे। अब ये बात मैंने कैसे लिख दी है, ये भैया कोई कोई बच्चा तो बोलेगा सर आपने रॉकेट साइंस पढ़ा दी है, बाकी मुझे नहीं लगता कि x ज्ञात करने में कोई दिक्कत आएगी। सर लंबाई आ जाएगी 50 और चौड़ाई आ जाएगी 42, बस। अब आयत का परिमाप पूछा है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई कर दीजिए, 92 का दुगुना 184 हो गया है? क्या सर 32 आ गया, माफ कीजिए, माफ कीजिए 32 आ गया, 32। पेरीमीटर ज्ञात करना है, 2 गुणा एल प्लस बी करोगे तो 2 गुणा 82 करोगे तो 164 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ये सिंपल जानकारी है, ऐसे कम से कम लिखना है। ये नहीं है कि आप बार बार डायग्राम बना के समझोगे, बेटा डायग्राम बनाने की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां साथ में ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल करता है। इन क्वेश्चन में ज्योमेट्री यूज नहीं हो रही है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेंसुरेशन के हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं। अब आप बोलो कि मुझे तो सर पैरामीटर का फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे बेटा। कोई बोले मुझे तो आयत के एरिया का फॉर्मूला याद नहीं हो पा रहा, तो वो नहीं कर पाएगा बेटा। ये फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे, फॉर्मूले आपको समझने पड़ेंगे। ये 23 नंबर सवाल कितना आसान था बच्चों। एल आकार की आकृति बनाने के लिए 10 और 5 सेंटीमीटर आयाम के का एक आयत एक उसी प्रकार की अन्य आयत के निकट रखा गया है। बच्चों आपके पास एक आयत है, एक आपके पास रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है, कुछ ऐसा मान लो। आपने कहा सर इसके पास हटाकर एक ऐसा आयत और रख दीजिए ताकि एक एल प्रकार की आकृति बन जाए, कुछ ऐसा रह गया। समझाने की बता रहा हूं। 10/5 का था, ये लाइन 5 होगी, लाइन 10 होगी। सर ये लाइन 5 होगी, ये लाइन 10 होगी, ये लाइन 5 होगी, ये लाइन 10 होगी, और ये ऊपर की लाइन भी 5 बनेगी। सर आपने कहा था पेरीमीटर ज्ञात करना है। प्यारे बच्चे अगर पेरीमीटर ज्ञात करना हो तो आप इस चीज की बाउंड्री पे चलोगे, बाउंड्री पे। बेटा आप बताओ पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए, मान लो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, घूमकर इसी पॉइंट पे आओगे तो पेरीमीटर मान लूंगा। 10 और 15 25 और 5 30, 40 5 45 और 5 50, सर 50 मेरे सवाल का उत्तर बन जाएगा। इससे इजी तो कुछ हो नहीं सकता बेटा, इससे आसान तो आप उम्मीद कर भी नहीं सकते। एमटीएस जैसे सिंपल लेवल की चीजें हैं बच्चों। 24 नंबर सवाल है, 32 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर वाली एक आयत शीट में से चारों पार्टों में से 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काटा जाता है, एक बॉक्स बनाया जाता है, बॉक्स का आयतन ज्ञात करना है। ये गलती से एक आयत का सवाल देखकर टीम ने इसको आयत में डाल दिया। वैसे बच्चों ये क्यूबॉइड का सवाल है, 3D का सवाल है, और अभी बीच में आ गया तो आप समझ लो आगे, हालांकि ये बातें भी पढ़ेंगे, इनमें भी कोई डाउट नहीं है। देखो बेटा हमारी क्लास थोड़ी सी ना आपको लंबी लगेगी बेटा। मेंसुरेशन अगर मैं चाहता तो आपको बेटा 10 क्लास में पूरा करवा सकता हूं, पर मैं आपको यहाँ चीजें सिर्फ पूरी करवाने नहीं आया हूं बेटा, मैं उनके कॉन्सेप्ट समझाने आया हूं। और सबसे ज्यादा दिक्कत उन बच्चों को आती है जो एक लंबे गैप के बाद पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो उनको समझ में आ जाए, ये काम कर रहा हूं। मेरी बात पे ध्यान देना। 32 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर का दोस्तों आपके सामने ये एक आयत है ना, ये एक आयत है। अब दोस्तों मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें प्रत्येक कोने में से आप 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काट लो। तो 3 सेंटीमीटर भुजा का एक स्क्वायर तुम इसके प्रत्येक कोने में से काट दोगे तो मैं मानता हूं लगभग ऐसा तुमने काट दिया बच्चों, ऐसा तुमने काट दिया। जी हाँ। अच्छा अब ये बता दो मुझे, अगर तुमने यहां से एक वर्ग काट दिया है, ये तुम्हें पेपर में बनाना नहीं है, इस प्रकार के सवाल 3D में आएंगे, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। इस बात को आपका फायदा समझना, और खासकर जिनको लगता है ना बुलेट की स्पीड चल रही है क्लास में, वो तो खास ध्यान दे लेना भाई। क्या तुम्हें ये कागज बच्चों ऐसा दिखेगा? क्या तुम्हें ये कागज इस प्रकार का दिखेगा? जी हाँ। अच्छा एक मुझे छोटी सी प्यारी सी बात और बता दो कि अगर मैं इन डैश डैश वाली आकृतियों को समझ लूं, क्या तुम इनका मुझे मेजरमेंट दे सकते हो क्या? आप कहना सर देखो ये लाइन थी 32, 3 आपने इधर से उड़ा दिया, 3 आपने इधर से उड़ा दिया, 6 उड़ा दिया, सर ये लाइन बच गई 26। ये लाइन सर 18 थी, 3 तुम इधर उड़ा चुके हो, 3 इधर उड़ा चुके हो, क्या बीच की लाइन 12 बच गई? अच्छा साइड वाले जो ये कान से एक्स्ट्रा निकले हुए हैं, इनको आपने फ्लैप कर दिया, इनको आपने फ्लैप कर दिया बच्चे, तो एक प्रकार का क्यूबॉइड बन गया, एक प्रकार का घनाभ बन गया, ये एक घनाभ बन गया। और ये जो 3 है ये तुम्हारे घन की हाइट बन जाएगी, ये तुम्हारे क्यूबॉइड की हाइट बन जाएगी बच्चे, ये तुम्हारे क्यूबॉइड की ऊंचाई बन जाएगी। ऊंचाई कैसे बनी समझ में आ गया भाई? एग्जांपल के लिए आप ये समझ लो, ये मेरे पास एक कागज है, मैंने अभी पढ़ने में से पढ़ा है, ये एक पेपर है बच्चों, ये एक आयत मान लो, ये एक आयत मान लो। अब ये तो बस आयत है, ये 2D आकृति है, इसको 3D कैसे बनाऊं? तो मैंने क्या करा, प्रत्येक कोने में से ना बच्चों ऐसे स्क्वायर काट दिए। ये मैं आपको इसको स्क्वायर काट के दिखा रहा हूं ताकि आपके बात भेजे में आ जाए, कल को कोई ये ना बोले कि ये आपने कैसे बना दिया,
हमें तो पता ही नहीं चला। सर कैसे उत्तर ज्ञात कर देते हो, हमें तो पता ही नहीं चलता। आपको तो आता है सर, हमें समझ में नहीं आता। ये सुनो, ये मैंने चारों कोने काट दिए बेटा, देख रहे हो, मैंने प्रत्येक कोने से, चारों कोने से स्क्वायर काट दिए। क्या इस प्रकार की बात बन गई? अब मैं ये साइड वाली आकृतियां अगर फोल्ड कर दूंगा बेटा, साइड वाली आकृतियां ये मैं अगर अंदर फोल्ड कर दूंगा ऐसे, देखो फोल्ड करके दिखा रहा हूं बेटा, जो मैंने 3-3 सेंटीमीटर साइड से फोल्ड किया था उसी चीज को बेटा अगर मैं फोल्ड कर दूंगा तो मेरे पास एक 3D आकृति बन गई। देखो मैं इसे फोल्ड कर चुका हूं, आप देख रहे हो, मैंने इसे फोल्ड कर दिया। अब साइड से जो मैंने फोल्ड किया था, साइड से जो मैंने फोल्ड किया था बच्चे, क्या एक प्रकार की 3D फिगर बन गई? मैं इसके अंदर कोई लिक्विड भर सकता हूं, मैं कोई सामान इसके अंदर डाल सकता हूं? जी हाँ, ये मेरा सवाल था बच्चे, ये मेरा कॉन्सेप्ट था। और तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट में हमारा एक पेज खराब हो गया, ये टंकी हमारी क्रैश हो गई और डस्टबिन में चली गई। सुनो, अब इसका दोस्तों वॉल्यूम क्या बनेगा? इसका दोस्तों वॉल्यूम क्या बनेगा? इसका आयतन क्या बनेगा? वॉल्यूम बनने के लिए सर हम LBH किया करते हैं, घनाभ का आयतन LBH होता है। तो L आपके सामने 26 आ रहा है, B दोस्तों 12 आ रहा है और H 3 आ रहा है। मेरे दोस्त 26 गुणा 36 करते हैं, ये तुम्हें सवाल करना है। सर यूनिट डिजिट 6 बनेगा, ये दोनों उत्तर हो नहीं सकते। सर मेरा उत्तर 6 का मल्टीपल आएगा, यानी 3 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, ये 3 से कट पा रहा है सर, ये 3 से नहीं कटेगा, उत्तर B आ गया। ऐसे आपको अपना गुणा भाग इजी करना है, ऐसे अपनी बात को समझना है। क्या तुम्हें ये बात क्लियर हुई? ऐसा 25 नंबर सवाल करते हैं बच्चों, 25 नंबर सवाल करते हैं। अभी भी ये भाई साहब सोनक जी कह रहे हैं 50% समझ में आया मेरे तो, चलो शुक्र है 50 आ गया। सुनो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है बच्चों, ये मेरे सामने एक आयत है, ये मैंने एक आयत मान लिया बड़ा सुंदर सा, ये है 35 और ये है 12। इतनी बात देखते ही समझ लो बेटा, इस पे जो आयत का डायगोनल बनेगा वो 37 बनेगा। 35 12 और 37 का बेटा, 35 12 और 37 का एक कंप्लीट ट्रिपलेट बनता है, ये बात आप सबको याद है। इस आयत को अंकित करने वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? बेटा इन्होंने ना ये दिया, व्हाट विल बी सर्कुलर, इंस्क्राइब नहीं होगा बेटा, ये इंस्क्राइब नहीं होगा, इसके अंदर सर्किल नहीं बनेगा, इसके अंदर नहीं, इसके बाहर बनाना है बच्चों, इसके बाहर एक ऐसा तुम्हें सर्किल बनाना है, इसके बाहर तुम्हें एक इस प्रकार का सर्किल बनाना है बेटा, जिसके चारों वर्टेक्स इसकी परिधि पर मौजूद हो। ये मैं देखो एक ऐसा आपके सामने बना रहा हूं सर्किल, ये लो, ये सर्कम सर्कल होगा बेटा, ये बनेगा। अब आप मुझे ये बता दो जी, ये जो लाइन 37 है, क्या आपके इस सर्किल का डायमीटर होगा? सर अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो पक्का ये हाफ साइड में बना होगा, ये डायमीटर रहा होगा। रेडियस क्या रहेगी? रेडियस रहेगी 37/2। वृत्त की परिधि क्या होती है? सर परिधि बनती है 2 पाई r। पाई का मतलब अगर मैं 22/7 यूज कर लेता हूं, r का मतलब हो गया 37/2। 2 से 2 दोस्तों काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, खत्म। 22 का 37 से गुणा करना है, बटा में 7 करना है, तो 37 को कर लेते हैं 74 गुणा 11। ऐसा करके मैं गुणा भाग आसानी से कर पाता हूं। 7 4 11, 814/7 बेटा, 814/7, 700 का मतलब 116, 116 से ही 2/7, ये तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। ये तुम्हारी बात को मैंने सॉल्व कर लिया, आ गई बात समझ में? गौरव जी कहते हैं 74 तुमने क्यों कर लिया? सर दोस्तों क्या होता है ना, तुमने करना है 22 गुणा 37, मैंने क्या करा, इस 2 का इसमें गुणा कर लिया, 11 गुणा 37 लिख लिया, इसमें कोई फर्क, सॉरी 11 गुणा 74 कर लिया, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मुझे क्या 11 की ट्रिक आती है, 4 7 4 11 का मतलब 1 और ये 814, बस इतना सा काम करना था और मुझे करना भी क्या है। कैलकुलेशन जितनी आसान करोगे चीजें उतनी आसान बनेगी। क्या बच्चों, जिन बच्चों को 25 नंबर में डाउट था, क्या 25 नंबर आपका क्लियर हो गया? 25 समझ में आ गया सबको? एक एक सवाल तुम्हें बता रहा हूं, इतने सवाल तुम्हें कोई करवाएगा नहीं बेटा यार, जितने मैं तुम्हें बेसिक से करवा रहा हूं, ताकि तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 65 72 और 97 त्रिभुज वाले भुजा वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 5 13 में है, तो आयताकार पारक का परिमाप क्या होगा? दोस्तों आप मुझे सिंपल बताना, ये 65 72 और 97 क्या ट्रिपलेट होते हैं क्या? तुमको मैंने ट्रिपलेट लिखवाए थे, याद होंगे तुम्हें? जी हाँ सर बिल्कुल लिखवाए थे, इस बात में कोई शंका नहीं है सर, ट्रिपलेट आपने लिखवाए थे। 65 72 97 का ट्रिपलेट होता है, इसका एरिया क्या बनेगा? 1/2 65 गुणा 72। अनुष्का बेटा हर बातें लिखी हुई हैं और मैं आपको सब दोनों मीडियम की बात बता रहा हूं। एरिया बनेगा दोस्तों 65 गुणा 36, गुणा मत किया करो भैया जमीनी, गुणा करके टाइम वेस्ट मत करो, आगे चलकर मुझे पता है काटापीटी करनी पड़ेगी, तो गुणा क्यों कर रहे हो, यूं ही छोड़ दो बेटा, टाइम काहे लगाना है। अब सुनो, ये एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, जिसकी भुजाएं कितनी है? 13 और 5। बेटा एक बात बताओ, भुजाएं अगर 13 और 5 हैं तो भैया एरिया बन रहा है 65,
एक्चुअल में एरिया बन रहा है 65 गुणा 36, 65 से 65 कट गया, यानी एरिया जो आ रहा है ना, एरिया वो 36 गुणा आ रहा है। मेरा एरिया अगर 36 गुणा आ रहा है तो पेरीमीटर बताओ 6 गुणा आएगा, साइड पेरीमीटर 6 गुणा होंगे। जी हाँ, यहां पे पेरीमीटर बन रहा है 13 और 5 18 तो 36। अरे भुजाएं अगर 13 5 होती हैं तो पेरीमीटर ज्ञात करना आता ही होगा। अब तो इतना काम लिखने की नीड थोड़ी है, अब तो पता लग गया। तो एक्चुअल में पेरीमीटर कितना आएगा 216, और यही आपके सवाल का उत्तर है। ऐसे सवाल को तेज गति में किया करो, 13x 5x लिखकर करोगे तो भैया बात बन ही नहीं पाएगी, काम हो ही नहीं पाएगा, रिजल्ट आ ही नहीं पाएगा। रिजल्ट लाना है तो x का पीछा छोड़ो, जीवन में आगे बढ़ो बेटा। x को जाने तो मारो गोली, आपको x पर ध्यान देना ही नहीं है। आई बात समझ में? आगे बढ़ने के लिए x को छोड़ना पड़ेगा बेटा। सुनो, देखो जी, एकदम सेम सवाल है। जितने लोगों को यह सवाल समझ में आ गया ना, जितने क्वेश्चन को 26 नंबर सवाल समझ में आ गया ना, डिट्टो सवाल है, डिट्टो। और ये भी ट्रिपलेट है। क्या बच्चों 27 नंबर सवाल दे दूं होमवर्क के लिए? भाई एकदम सेम क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें चिंता करने की नीड नहीं है। ये सवाल तुम्हें सेम करना है, हो जाएगा ना बेटा। 26 और 27 में केवल डेटा का फर्क है, और किसी बात का फर्क ही नहीं है, और किसी बात में डाउट ही नहीं है बच्चे। आंसर गलत है भाई, तुम चेक कर लो एक बार। अब आ गए बच्चों आसान आसान क्वेश्चन, अब आ गए आसान आसान क्वेश्चन। सुनो, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 5:2 में। अरे आप मुझे एक बात बताओ, लंबाई और चौड़ाई अगर 5:2 में होती है तो पेरीमीटर कितना 14 आता है क्या? 14। और एक्चुअल में पेरीमीटर दिया हुआ है 238। आपने कहा 14 एकम 14 98, 17 गुना किया हुआ है, 17 गुना किया हुआ है, 17 टाइम्स किया हुआ है। अरे रूट 55 ही आएगा, इसको पास कर लेना, अभी लिखा नहीं है, ये रूट 55 है सब में ना, चिंता की बात नहीं है बेटा। ये बताओ, आपने पेरीमीटर को 17 टाइम कर रखा है, तो भैया लंबाई भी तो 17 टाइम करोगे, लंबाई भी तो 17 टाइम करोगे, 85 आंसर बन जाएगा, हो गया। अब ये क्वेश्चन सीएचएसएल में आया हुआ है भाई साहब, ये क्वेश्चन सीएचएसएल में आया हुआ है। क्या ये बात को समझ पाओगे? क्या काम कर पाओगे इस पे? आपको पता है पेरीमीटर 14 था, पेरीमीटर अगर 14 टाइम्स है, सॉरी 17 टाइम्स है, 17 गुणा है, तो भैया आपको पता है लंबाई भी तो 17 टाइम आएगी। अच्छा एरिया की बात बताओ, एरिया, एरिया यहां पर एरिया बन रहा है 10, तो एरिया बच्चों 289 टाइम्स होगा ना, एरिया 289 टाइम्स होगा ना, 2890 मीटर स्क्वायर इसका एरिया भी आ जाएगा। ऐसे ज्ञात भी कर सकते हैं, हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। ये मल्टीपल की चीज दोस्तों बड़ी काम की चीज है, इस पर गलती मत करना, इस पर कोई डाउट मत रखना। सेम सवाल है, मगर मैं ना बताऊं चलेगा? भुजाएं अगर 5 और 3 के 8 में है, पेरीमीटर बन रहा है 16, 16 का मतलब इसमें दिया 32, 2 गुना है। भुजाएं क्या आएंगी? एक 10 आएगी, एक 6 आएगी, खत्म। ये सीएचएसएल के सवाल है। जब मैं ये क्वेश्चन शीट में चेक कर रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी, ये सवाल बच्चों को दूं के ना दूं, दे देने चाहिए, नहीं तो बच्चे बोल देंगे कि आपने सीएचएसएल के क्वेश्चन तो करवाए नहीं, वो आपको आते नहीं क्या? वो आपको आते नहीं क्या? सच्ची नहीं आते यार। ये सवाल ना बताओ ना बेटा। लंबाई और चौड़ाई, देखो बालक किस प्रकार के पढ़ते हैं, बार बार एक ही बात कह रहे हैं, सर हमें ये पेरीमीटर 14 कैसे आ गया पता नहीं चला, 14 कैसे आ गया पता नहीं चला। अरे नालायक, जब भुजाएं 5 और 2 हैं तो पेरीमीटर क्या इनको जोड़ के दुगना नहीं करेगा? आपका पेरीमीटर 14 है, वहां 238 है, आपने 17 टाइम्स किया है, मैदान की लंबाई 85, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। बच्चों ये सवाल बताओ, आप खुद से कर सकते हैं। सर आपने कहा अनुपात 3:2 है, पेरीमीटर बनेगा 10, पेरीमीटर बनेगा 10, और सवाल कह रहा है जी 60 गुना, 60 का मतलब पेरीमीटर 6 गुना, एरिया मेरे हिसाब से बन रहा है 6, एरिया होगा 36 गुना, उत्तर आएगा 216। आपने घर पे ये क्वेश्चन कर लिया था क्या? और ये जो तरीका लिख रहा हूं ऐसे किया था ना बच्चे, वो तरीका छोड़ देना बरे कि सर ये साइड 3x है, ये साइड 2x है, और ना इनका पेरीमीटर बनेगा वो 3x + 2x बनेगा, ये बराबर 60 बनेगा। समझ बेटा, तू क्लास पढ़ा मत कर यार, तू सिर्फ किरण की किताब पढ़ लिया कर, तेरे वही काम आएगी, मेरी क्लास तेरे काम की बात है नहीं बेटा। ऐसे x नहीं याद कर लिया, सर ये साइड आ गई 18, सर ये साइड आ गई 12, सर इसका मतलब एरिया ज्ञात करना है, 18 गुणा 12 कर ले, तो भाई किरण की क्लास से कर लिया कर, तो हमारी क्लास का कंटेंट पढ़ाई मत कर भाई। इसे कितना ही क्वालिटी एजुकेशन का कंटेंट दे दो, इनको कितना ही बढ़िया सवाल करवा दो, कितना ही अच्छा कंटेंट दे दो। मतलब मैंने क्या करा, सारी किताबों में से क्वेश्चन निकाले, उनको मैंने टाइप वाइज अरेंज किया, एक जैसे क्वेश्चन एक साथ डालकर एक मामला बहुत बढ़िया प्रकार से सेट कर दिया, ताकि बच्चा, अभी देखो ना, आप कंटेंट की थोड़ी वैल्यू करो ना, तुम्हें समझ में आए कि अभी ये सवाल चल रहे हैं रेशो वाले, तो सारे रेशो वाले क्वेश्चन एक साथ हैं, ये सवाल सेम है, ये सवाल सेम है, ये सवाल सेम है, ये सवाल सेम है, एक जैसे क्वेश्चन तुम्हें एक साथ मिल रहे हैं,
लेकिन सर नहीं, हम तो किरण की किताब पढ़ते हैं सर, हमें तो आपका क्लास का कंटेंट समझ में नहीं आता, हमें तो किरण पढ़ते हैं। पढ़ ले भाई, पढ़ ले, पढ़ ले, वो पढ़ ले। लंबाई और पेरीमीटर दोस्तों 2:7 में रहते हैं। बच्चों आप एक बात बताओ, ये पेरीमीटर जो रहा होगा ये लंबाई और चौड़ाई के योग का डबल रहा होगा, तो क्या मैं इस बात को 4:14 लिख दूं? क्या बच्चों मैं 4:14 लिख दूं? कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा करने से क्या हुआ? देखो मेरे को तुरंत ये बात माइंड में आ जानी चाहिए कि पेरीमीटर जो 14 है ना, ये लंबाई और चौड़ाई के योग का डबल रहा है। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग तो 7 रहा है। ये बात लिखनी नहीं है, ये बात लिखनी नहीं है। ये लंबाई और चौड़ाई का योग 7 रहा है। लंबाई तुम्हें पता है 4 है, तो चौड़ाई 3 रही होगी ना बेटा। एल और बी का रेशो क्या 4:3 रहा होगा? आपने कहा सर देखो ये बात तो सही है, पेरीमीटर अगर 14 है, सर पेरीमीटर अगर 14 है तो 100% गारंटी है एल प्लस बी 7 रहा होगा। ये 4 है तो वो 3 रहा होगा, मामला खत्म। ये सीएचएसएल के सवाल है भाई, ये सीएचएसएल के सवाल है। लंबाई और चौड़ाई का रेशो 5:3 है, डिफरेंस उनमें 8 का है, तो 8 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 4, तो बच्चों ये वाला 20 और ये वाला 12 बनेगा। आपने कहा जी आयत का एरिया कितना बनेगा? 240। अब ये सवाल तो एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है ना यार, ये क्वेश्चन तो एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है ना। अमरिंदर जी आए कैसे? ऐसे इनको लिख के देना चाहिए कि डिफरेंस 8 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 दिया हुआ है, तो मुझे लंबाई ज्ञात करनी है, 5 से गुणा करना चाहिए, ये 4 बार कटेगा, 5 का 4 से गुणा करके 20 आ जाता है, ऐसे आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ पाएगा भाई वो, फिर बोलेगा मैं तो पढ़ता नहीं हूं क्लास। सुनो भैया, ये तुम्हें क्या कह रहा है? देखो सवाल कितना आसान है रे, कुछ भी नहीं है सवाल में। 34 आंसर तुम्हारा आ गया होगा, पेन भी नहीं उठाया मैंने, आंसर आ गया। कैसे आ गया? सुनो, क्षेत्रफल और चौड़ाई का रेशो दिया है भैया। क्षेत्रफल होता है एल गुणा बी, चौड़ाई होती है बी। रेशो इनका क्या दिया हुआ है? रेशो इनका दिया हुआ है बच्चों 9:1। क्या ये बोला गया सवाल में? अरे मैंने कुछ किया नहीं है, तुम्हें बात समझ में आई क्या? तो मैं करता हूं कॉल फ्री होके आपको। ओके सर। एल और बी मतलब एरिया, और बच्चों बी मतलब चौड़ाई का एरिया, रेशो दिया 9:1। अगर मैं बी से बी काट दूं बच्चों, लंबाई का मतलब 9 आ गया क्या? अगर मैं बी से बी काट दूं, इसका मतलब लंबाई 9 रही होगी। आपने कहा जी परिमाप अगर 86 दिया है, इसका मतलब एल और बी का जोड़ 43 था। ये अगर 9 है तो बी 34 ही तो रहेगा। इसमें इतना बेटा पैनिक होने वाली बात थोड़ी है, ये कोई टफ सवाल थोड़ी है, ये तो फ्री के नंबर है। डिट्टो सवाल देखो, इसमें डिट्टो सवाल है बच्चों। एल और बी का रेशो लंबाई चौड़ाई बटा में दिया लंबाई। बच्चों ये अगर 5:1 में है, ये अगर 5:1 में है, हाँ वो रियल वैल्यू आएगी भाई, रियल वैल्यू आएगी। अगर मैं एल से एल काट दूंगा तो बी का मतलब 5 आएगा, ये रियल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है भाई, ये वास्तविक वैल्यू है। तो आप ये बताओ बी अगर 5 है तो एल प्लस बी का मतलब 25 था बच्चों, एल का मतलब 20 मान लूं क्या? अरे ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आने चाहिए, ये बात आप सबको समझ में आनी चाहिए, ये बात आप सबके सबके पल्ले पड़नी चाहिए। एक बच्चा बड़ा भयंकर डाउट लेकर आया, देखते ही एक बार तो मेरे हाथ पैर कांप गए थे। वो कहता जी एल और बी का अगर रेशो मान लो 5/2 आ जाए तो भैया इसमें इतना बड़ा क्या गुना हो गया? क्या किसी रेक्टेंगल की चौड़ाई 2.5 नहीं हो सकती है? क्या रेक्टेंगल की चौड़ाई 2.5 नहीं हो सकती क्या? अरे आयत है, तुम कैसे ही बना लो यार, 1.25 कर लो, 1.75 कर लो, वैल्यू तो कोई भी हो सकती है, इनमें कोई डाउट थोड़ी है। तुम्हें क्लियर नहीं हुआ? एक किताब थोड़ी किरण की जो क्लियर हो जाएगा। सुनो ये सवाल देखो बेटा कितना बढ़िया तरीके, सुनो मेरी बात। पेरीमीटर दिया है 8, पेरीमीटर अगर 8 दिया है ना, तो आप समझ लो जी एल प्लस बी 4 रहा होगा, और लंबाई 1 दी है तो चौड़ाई 3 रही होगी। सर लंबाई और चौड़ाई का रेशो आ रहा है 1:3 का, इनका जो मल्टीप्लाई है अगर मैं एरिया ज्ञात करूंगा 3 आ रहा है। सवाल के अकॉर्डिंग एरिया है 1323। क्या बच्चों एरिया 441 गुना है? एरिया 441 गुना है तो साइड जो आएगी वो 21 गुना आएगी, 21 गुना। सर लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई तो 1 है, 1 का 21 गुना 21 उत्तर बन जाएगा। अरे सिर्फ उत्तर ज्ञात करना काफी नहीं है, इस तरीके में किया क्या? एक्स वैक्स मान के मत करना भाई, वो टाइम टेकिंग चीजें होती हैं, सवाल को आसान करने के लिए इस कॉन्सेप्ट पे जाना। दोस्तों एक आयत की भुजाएं हैं 1/4 में, दोस्तों एक आयत की भुजाएं हैं 1/4 में,
और परिमाप दिया हुआ है 50। परिमाप अगर 50 दिया हुआ है तो मेरे दोस्त L प्लस बी की वैल्यू रही होगी 25। अरे 25 को 1 4 में तोड़ोगे तो 5 और 20 आएगा। सर इसका जो एरिया बनेगा वो 100 बनेगा, स्क्वायर का एरिया भी 100 बनेगा, स्क्वायर की भुजा 10 बनेगी, स्क्वायर का परिमाप 40 बनेगा क्या? ये क्वेश्चन करने के लिए पेन उठाने की नीड नहीं थी। आपको पता है ना 1 4 का मतलब 5 20 हो गया, 5 20 का मतलब 100 हो गया, 100 का मतलब स्क्वायर का एरिया 100, स्क्वायर की भुजा 10, परिमाप 40 हो गया। भाई अमरिंदर एक बार कॉल कर ले बेटा, मैं समझा दूंगा कैसे आया ये। एक बार अमरिंदर हैंड रेज कर ले, कॉल कर ले, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये कैसे आ गया। थोड़ा जल्दी कर भाई, बाकी बच्चे भी हैं क्लास में। अगर इस सवाल में डाउट है तो भाई तू कॉल कर, मैं हैंड रेज कर दूं, कर एक बार पूछ लूंगा ये आंसर कैसे आया। अरे ये इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है कि अगर एक रेक्टेंगल का एरिया 100 है, स्क्वायर का एरिया 100 है, स्क्वायर का एरिया 100 है तो भुजा 10 आएगी, भुजा 10 आएगी तो पेरीमीटर 40 आएगा। यही लोग होते हैं बेटा जो कहते हैं सर टीचर बेकार है, कोर्स की 1 रेटिंग है। कई लोगों ने आपकी कोर्स में ना बेटा इस कोर्स में 1 स्टार की रेटिंग करी है ये कहते हुए कि सर समझ में नहीं आता है, बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं। देख लो भाई साहब आपके सामने है। अब ये चाह रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन पे हम 10-10 घंटे लगा दें, एक एक बात बताऊं कि कैसे कैसे पॉइंट हो गया ये सुनो, ये है बच्चों सवाल एमटीएस के लेवल का। और भाई साहब कई बार एमटीएस ऐसा आसान काम कर देता है, मतलब कि सवाल का मजा बांध देता है। इस सवाल के बारे में आप चीजें समझो, बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, सुनिएगा। एक एमटीएस वाले कई बार ऐसा बढ़िया काम करते हैं कि तुम्हें क्या बताऊं। एक लड़का एक आयताकार मैदान के 2 आसन किनारों के साथ, ये एक आयताकार मैदान है, ठीक है, सुनते ना मेरी बात आप, ए बी सी डी। एक लड़का एक मैदान के 2 आसन किनारों के साथ चलता है। यदि वह विकर्ण के साथ चलता तो बड़ी भुजा के 1/4 के योग के बराबर दूरी बचा लेता। दोस्तों देखो, मेरी बात को समझना, अगर मैं यहां से लेकर चलना शुरू करता हूं और 2 आसन भुजाओं पर चलता हूं तो मतलब ए से लेकर सी तक जाता हूं ना बेटा, मैं इतनी दूरी तय करता हूं, इतनी डिस्टेंस कवर करता हूं। और यही मैं अगर डायगोनल के अकॉर्डिंग चल दूं बेटा तो मुझे दूरी थोड़ी कम चलनी पड़ेगी। अब ये तुमको ये पूछ रहा है कि अगर मैं डायगोनल पे जा रहा हूं ना तो बड़ी भुजा के 1/4 के बराबर दूरी बचा लूंगा, तो क्या बनेगा सुनो। अब इसके 2 तरीके, एक तरीका तो बेसिक पे जाता है, एक तरीका हम जाते हैं बेटा ऑप्शन पे। बता रहा हूं, दोनों बताऊंगा, चिंता मत करो। बड़ी भुजा का छोटी भुजा से अनुपात पूछा है, पहले बड़ी भुजा बाद में छोटी भुजा, पहले बड़ी भुजा बाद में छोटी। ये तो बड़ी और छोटी नहीं है, ये भी बड़ी छोटी नहीं है, 2 ऑप्शन तो वैसे ही गए। लार्जर टू स्मॉलर पूछा है, पहले लार्जर फिर स्मॉलर, ये तो नहीं बनेगा। 18 और 11 पे कोई ट्रिपलेट नहीं होता है, 18 और 11 हमें परेशान करने वाला है, इस पर पैनिक पे बात है कि ये एग्जैक्ट ट्रिपलेट की बात होती नहीं है। लेकिन आपने राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कभी 24 और 7 के बारे में सुना है? सर हो ना हो यही बात बननी चाहिए। अब एक बार इसको अपन वेरीफाई कर लेते हैं। बच्चों आप मुझे बताओ, अगर मैं लाइन के अकॉर्डिंग चलता तो 24 और 7 31 मीटर की दूरी मुझे चलनी पड़ती क्या? हाँ। और अगर मैं डायगोनल पे चलता बेटा, अगर मैं विकर्ण पे चलता तो मुझे 25 मीटर चलना पड़ता क्या? यानी डायगोनल पर चलकर बच्चों मैंने 6 मीटर बचा लिया क्या? मैंने 6 मीटर की डिस्टेंस कम करी क्या? और ये बड़ी भुजा का 1/4 तो है, ये बड़ी भुजा का 1/4 ही तो है, बड़ी भुजा का 1/4 तो है। बस यही तो मुझसे बोला गया था, तो आपके सवाल का उत्तर बन गया। पेपर में तुम्हें सवाल ऐसे करना है, ये तो हो गया बेटा इसका ऑप्शन एक तरीका। लेकिन हमारी क्लास में बालक भी है जो बोलेंगे सर नहीं, बेसिक बताओ सर, हमें तो समझ में कुछ नहीं आता, आप क्या बता रहे हो सर। तो उनके लिए उनकी दवाई भी लाए साथ में, चिंता मत करो। देखो ये लंबाई L मान लो, ये B मान लो, कि ये वाली लाइन बच्चों L² + B² के रूट में जाएगी। बिल्कुल आपने कहा सर देखो, अगर मैं लंबाई और चौड़ाई के तो जाता तो मुझे L + B की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती, लेकिन मैं अगर डायगोनल पे जाऊंगा तो मैंने केवल L² + B², सर केवल मैंने इतना ही डिस्टेंस कवर करी है, और ये जो चीज है, ये जो डिफरेंस है बच्चों, क्या लंबाई का 1/4 के बराबर है? क्या बच्चों ये जो डिस्टेंस इनका डिफरेंस है, ये आपकी लंबाई के बड़ी भुजा के 1/4 के बराबर है?
देखो यहां से थोड़ा मैं काम करता हूं, इस एल को इधर ले आओ, एल प्लस बी माइनस एल बटे 4 हो गया। अरे बच्चों बराबर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया रूट में। ये तुम्हें बेसिक बता रहा हूं, पेपर में ऐसे करना नहीं है। एल में से ये घटाओगे, ये आ गया 3L बटे 4 प्लस आ गया बी। यहां पे दोस्तों रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सर दोनों साइड में रूट कर दीजिए, सॉरी स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करूंगा ये बनेगा 9L स्क्वायर बटे 16 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा करूंगा तो बनेगा 3 बटा 2 LB बराबर बच्चों एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। ये बात सही, मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया और कोई नया काम नहीं करा बच्चों। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसमें भी एक बार एल आ रहा है, इसमें भी एक बार एल आ रहा है, इसमें भी एक बार एल आ रहा है, काट दीजिए। यहां लिख रहा हूं 9L बटे 16 प्लस 3 बटे 2 बी बराबर आ रहा है दोस्तों एक बार एल। अब आप एल की जानकारी इधर ले आइए, बी को इधर ले जाइए। अगर एल और बी का रेशो बनाओगे तो फाइनली आपके सवाल का उत्तर 24 बटे 7 ही आएगा। आप चाहें तो अगला स्टेप और भी काउंट कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया, अब इस पर आप वर्कआउट कर लेना। बाकी पेपर में ये सब करोगे बेटा तो दिन बीत जाएगा सवाल करने में। तुम्हें डायरेक्ट सवाल ऐसा करना है 24 7 है, ये 25 है, इधर जा रहा हूं 31, इधर जा रहा हूं 25, 6 का डिफरेंस है, 6 24 का 1/4 है, उत्तर सवाल का सी आ गया, दैट्स ऑल। 38 नंबर सवाल क्लियर हो गया, बढ़िया बात है जी। आगे सुनो, किसी आयत की भुजा को आपने 11% कम कर दिया। भैया 11% कर दिया, फॉर्मूला याद है ना एक्स वाई वाला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100% का चेंज होगा। ये हम परसेंटेज में भी पढ़ेंगे, यहां भी आपको बता रहा हूं। सर 11% की कमी करी है तो -11 प्लस 121 बटा 100, इतने परसेंट का रिजल्ट आएगा सर। माइनस का 22 प्लस का 1.21 तो 20.79 की कमी आ गई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वर्ग और आयत के इसी प्रकार के बनते हैं, ज्यादा इनमें दिक्कत नहीं है बच्चों। लंबाई में 11 की कमी, चौड़ाई में 11 की वृद्धि, तो कुल मिलाकर आपके एरिया में 1.21% की कमी आएगी बेटा। भुजा को 22% बढ़ाओगे, 22 और 22 44, 48.84, उत्तर डी बनेगा। ये दिया है 8% बाई इंक्रीज एंड डिक्रीज। बेटा ये हिंदी में ना उल्टा है, 8% पहले बढ़ाया है, ये कर लेना बढ़ाया और घटाया, ठीक है ना। पहले लिखा है इंक्रीज, बाद में डिक्रीज है, तो बढ़ाया और घटाया है। तो प्लस का 8 है, माइनस का 10 है, माइनस का 80 बटा 100 है। तो ये इतनी सी बात है, माइनस का 2.8% कमी आएगी। अरे ये सवाल तेज तेज बता रहा हूं, पल्ले पड़ रहे हैं ना कैसे। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 है। बच्चों एक आयताकार मैदान है ऐसा कि उसकी जो चौड़ाई है ना लंबाई का 2/3 है। अगर ये 3 है तो ये 2 है। मेरे हिसाब से इनका एरिया बन रहा है 6। सवाल में एरिया दिया है 864, 6 एकम 6, 144 गुणा है। पेरीमीटर बन रहा है 5 दूनी 10, 12 गुणा करोगे पेरीमीटर आएगा 120। 120 मीटर पर 15 मीटर के हिसाब से अगर मैं बाड़ लगाऊंगा तो 1800 रुपए देने पड़ेंगे बेटा। 1800 कैसे आ गया, समझ में आ गया तुम्हें? ₹65 प्रति मीटर की दर से टाइल लगाने की लागत 9100 रुपए। टाइल लगती है एरिया पे, तो एरिया आएगा बच्चों 9100 रुपए का खर्चा आया, 65 रुपए की कीमत से आया। 13 सती 91, 13 पंजा 65, सर एरिया बन रहा है 140। सही किया क्या? 13 पंजा 65 सती 91, हाँ ठीक है 140 आ रहा है। ये एरिया है दोस्तों। लंबाई और चौड़ाई का तुम्हें अनुपात दिया है, L गुणा B दिया है, मेरे हिसाब से आ रहा है 35। बच्चों 35 को लिखकर दिया इन्होंने 140, मतलब कि 4 गुना। पेरीमीटर मेरे हिसाब से आएगा 12 का डबल 24, 24 का दुगुना करेंगे 48, आंसर आएगा क्या? ये आपको समझ में आ रहा है ना बेटा? ये मैं 4 गुना कर रहा हूं, ये 2 गुना कर रहा हूं। यहां मैंने ये 144 किया था, ये 12 किया था, क्यों किया था? ₹112.5। ये सवाल सबने कर लिया बच्चों, आंसर आ गया 12375। बहुत बढ़िया। बस सिंपल सी बात है, एरिया में आपको ट्रायंगल पे बात डिवाइड करनी है। बहुत बढ़िया। हमने पिछली क्लास में बच्चों एक आपको इसका फॉर्मूला बताया था। हमने इसका एक आपको फॉर्मूला बताया था कि एक आयताकार पार्क है, सबने कॉन्सेप्ट सीखा होगा ये वाला। बच्चों ये एक आयताकार पार्क है, बात को सुन लेना।
उस समय मैंने आपको एल बी एक्स मान के बताया था, आज वैल्यू की बात कर रहा हूं। इसके ना बच्चों क्या हुआ, बीचों बीच में, इसके बीचों बीच में हमने क्या करा, दो रास्ते भेज दिए 5 मीटर चौड़ाई के। एक तो मार्ग यहां काट दिया और एक मार्ग बच्चों यहां काट दिया 5 मीटर की चौड़ाई का। बात समझ में आई? इसकी चौड़ाई कितनी है? 5, इसकी 5 ये है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछूं, एक बार मुझे बताओ, रास्ते का क्षेत्रफल क्या तुम ज्ञात कर सकते हो क्या? देखो आपने कहना सर एक तो ना ये रास्ता है आयत, लंबाई 60 है, चौड़ाई 5 है, तो मैं एक बार ये बता दो, अगर इसकी चौड़ाई x होती, ये l होता, ये b होता, तो मैं lx प्लस bx माइनस एक्स स्क्वायर कह सकता हूं क्या? सर ये माइनस आपने एक्स स्क्वायर क्यों कह दिया? भैया जब मैं इस वाले आयत को काउंट कर रहा हूं, इस वाले आयत को काउंट कर रहा हूं, कि ये वाला एरिया बीच में 2 बार नहीं हो गया? भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक छोटी सी बात सिखाओ मेरे दोस्तों, अगर मैं ये ग्रीन वाला, आप मान लो रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल है ना, इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? सर इसका एरिया बनेगा 60 गुणा 5, मतलब कि L गुणा एक्स। जो ये ऊपर मान रहा हूं पर्पल कलर का, इसमें अगर मैं गौर करूं बेटा, इसका एरिया कितना आएगा? सर इसका एरिया बनेगा बी प्लस बी एक्स। लेकिन बीच में ना, वो बीच वाला एरिया तुम देखो बेटा, गौर से देखना, ये बीच वाला एरिया इनमें 2 बार काउंट हो गया सर, ये वाला एरिया। तो ये एक स्क्वायर है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। आगे बात समझ में? अब बार बार इस फॉर्मूले पे आपको ज्यादा ऐसे रखने की नीड नहीं है, कभी आवश्यकता पड़ जाए तो बना भी लोगे। हालांकि मैं एक्स कॉमन लूंगा तो एल प्लस बी माइनस एक्स कह सकते हो। रास्ते का एरिया ज्ञात करना हो, डायरेक्ट बुक में ये फॉर्मूला मिलेगा, पर ये फॉर्मूला आया कैसे ये तुमको मैंने बता दिया है, पल्ले पड़ गया होगा। सुनो अब दोस्तों, पहले रास्ते का एरिया कितना आएगा? चौड़ाई 5 है, एल प्लस बी हो रहा है बच्चे 100, 100 में से 5 घटाओगे 95, यानी इतना आपके रास्ते का एरिया बनेगा। और मैं इस पर प्रत्येक मीटर स्क्वायर की दर से 60 पैसे की दर से अगर बिछाऊंगा पत्थर, तो खर्चा कितना आएगा ये बात तुमसे पूछी गई। 2 से कटेगा, 3 बार कटेगा, तो 285 रुपए आएगा। 285 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। ऐसा हाँ, तो बिना फॉर्मूले भी हो जाए, कौन सी दिक्कत है भाई? तभी तो एक ही काम करेगा, 60 और 5 का ये बात। अच्छा ठीक है भाई, मैं अनअकैडमी के बने हुए ट्रायंगल यूज नहीं करता, वो नकली हैं कह रहे हैं, वो रिकॉर्डेड से हट जाते हैं। प्रतीक कह रहा है जी मैं 300 प्लस 200 माइनस 25 कर लूं। तो भाई मैंने कौन सा गलत काम करा था भाई प्रतीक? है, मैंने कौन सा गलत काम करा था भाई? मैंने 60 प्लस 5 में 40 गुणा 5 किया था, और माइनस मैंने 5 का स्क्वायर किया था। अब तू कह रहा है कि नहीं नहीं सर, सर ये वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, मैं ट्रायंगल बेटा आपके यूज नहीं करूंगा, ट्रायंगल बना लिया करूंगा, मैं ट्रायंगल बना लिया करूंगा। दिशा बेटा तुमने इतना बड़ा पत्र क्या लिख के भेज दिया? ये राजन अकेडमी से कॉल आया था, उन्होंने पूछा कि तैयारी क्या चल रही है। मैंने बोला मैम सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, एक्सपेक्ट मैथ क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। जैसा कि आपको पता होगा एग्जाम बहुत क्लोज है, एंड सर फाउंडेशन कोर्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, अल्टीमेटली हमारा सिलेक्शन प्रैक्टिस पर ही टिका है। सो काइंडली प्लीज मैथ का एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर दीजिए किसी भी टीचर से, बट करा दीजिए जल्दी मैम। अब समझिए हर टीचर के साथ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती है, किस बैच स्टार्ट कर दीजिए, होगा बहुत बढ़िया। ये भरत सर कौन है बेटा? ये भरत सर कौन है बेटा, हम जानते नहीं है। सुनो, एक इसी सवाल को देखो बेटा, फिर से एक बार और ट्राई कर लो, बात पे ध्यान दे लेना। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं फिर से एक बार समझ लो बेटा। एक आयताकार मैदान है, ये एक रेक्टेंगल शेप में बच्चों मैदान है, इसके बीचों बीच से आपने 2 रास्ते निकाल दिए। एक तो रास्ता इस साइड निकाल दिया जो लंबाई के पैरेलल है, एक चौड़ाई के पैरेलल निकाल दिया, ऐसा सही बात। आयताकार जो मार्ग है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई थी बेटा पार्क की 45 गुणा 55। अब आप मुझे ये बता दो बेटा, पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समांतर है, रास्ते के अलावा शेष भाग में जो लॉन है ना, उस लॉन का एरिया 1911 है। देखो बेटा मेरी बात को ध्यान समझना, इस बार जो मैंने आपको 1911 एरिया बताया ना, 1911 वो एरिया रास्ते का नहीं है, रास्ते के अलावा जो ये बाकी का भाग बच गया ये वाला, इसका एरिया है बच्चों, इसका। ये जो मैं ग्रीन कलर में घास लगा रहा हूं ना यहाँ पे, ये जो मैं ग्रीन कलर में घास लगा रहा हूं बेटा, तो चेहरा हमारे जट कुछ होने नहीं आते, तो ठीक है। और एक
सुनो मेरी बात, ये दोस्तों मैंने कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर कोई आदमी आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो रास्ते का मैंने आपको अभी अभी बताया था x गुणा l प्लस बी माइनस एक्स होता है क्या? अरे बोलो बोलो, रास्ते का एरिया ये होता है क्या? अच्छा, आपने ये भी तो बोला सर पूरे पूरे मैदान का, अगर मैं पूरे पूरे पार्क का पूछूं, पूरे पूरे पार्क का एरिया, तो वो l गुणा बी होता है। इसका मतलब जो बीच वाला भाग ये ग्रीन वाला बच रहा है ना, ये पता है क्या होगा? ये एल बी माइनस, यानी एरिया जो है ना इसका माइनस कर दो, x गुणा, मेरे से x पूछा है 55 प्लस 45 माइनस एक्स करूंगा। बेटा मैं पूरे पार्क में से अगर मैं अपने रास्ते का एरिया माइनस कर दूंगा तो क्या बाकी बचे लॉन का एरिया आ जाएगा? और ये एरिया बच्चों 1911 आपको सवाल में गिवन है, ये 1911 सवाल में गिवन है। एक बात और समझना, L गुणा बी की वैल्यू भी आपको याद है क्या? L गुणा बी क्या है दोस्तों? 55 गुणा 45 है। L गुणा बी क्या है? 55 गुणा 45 है, और ये आएगा 2475। गुणा तो माइंड में कर लेते हो आप, गुणा तेज कर लेते हो। ये सारा कंटेंट उधर ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये बन जाएगा सर x गुणा 100 माइनस एक्स। घटाऊंगा तो आएगा सर 564। क्या बताओ जी, ये स्टेप समझ में आया क्या? अब एक बच्चा कह रहा है जी क्वाड्रिक इक्वेशन सर बना लेते हैं। भैया क्वाड्रिक इक्वेशन बनाओगे, इतना टाइम कहां से लाओगे? तो मैं कह रहा हूं जी अब तुम्हें जाना चाहिए ऑप्शन पे। अब मैं अपने ऑप्शन से x के मान रखकर इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करने का प्रयास करता हूं। देखो अगर मैं 5 रखूंगा बेटा तो ये बनेगा 5 गुणा 95, और 5 गुणा 95 से 564 तो कभी आ नहीं सकता। 5.5 रखूंगा तो कहानी जाएगी पॉइंटों में अपने को चाहिए नहीं, मेरे को तो नंबर चाहिए पूरा पूरा। 6 रखूंगा तो ये बनेगा बच्चों 6 गुणा 94, और हाँ भाई हाँ, इससे 564 बन रहा है, तो हो ना हो मेरे सवाल का उत्तर सही आ गया। ये अप्रोच आपको लगानी है, क्वाड्रिक इक्वेशन पर जाने की बजाय इस तरीके को फोकस करना है बच्चे। जैसे तुमने पूरा स्क्वायर को पढ़ा वैसे हम रेक्टेंगल को पढ़ रहे हैं। क्या रेक्टेंगल की सारी बातें समझ में आ रही हैं? क्वाड्रिलेटरल में दो ही चीजें आपके लिए बहुत शानदार हैं, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल। 90% सवाल इनसे बनते हैं, 90% क्वेश्चन इन दो चैप्टर से बनते हैं बच्चों। आगे समझ में? और मैंने ना आपको, अगर मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल का जोड़ करूं ना बेटा, तो 90+ क्वेश्चन करवा दिए भाई साहब। किसी भी पेड कोर्स में जाकर कोई बड़े एजुकेटर की क्लास देखना, कोई तुम्हें अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल के 90 क्वेश्चन क्लास में हल करता हो तो मुझे बताना कि भाई साहब ये बातें पूरी मिल रही है। लेकिन बेटा बुक का टाइम ही नहीं है यार, तुम्हारे बैच इतने लगा दिए हैं कि भैया बुक का कोई टाइम ही नहीं है अपने पास। एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल है बच्चे। चारों किनारों पर अर्धवर्ताकार भाग बनाकर बढ़ाया जाता है। आयताकार लॉन की छोटी भुजा 12 मीटर है। 100 रुपए प्रति मीटर की दर से पूरे लॉन को समतल करने की लागत क्या होगी? कर लिया होगा सवाल आपने बेटा, कर लिया होगा ना? देखो ऐसा है, मेरी बात सुनना बेटा, तुम्हारे पास एक आयताकार पार्क है ऐसा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई छोटी भुजा आपको 12 दी गई है, तो बड़ी भुजा 24 आएगी क्या? अब ये लैंग्वेज को समझना, क्या कह रहा है? चारों कोनों पर तुमने स्क्वायर बनाकर इसे अर्धवृत्त बनाकर इसे एक्सटेंड कर दिया। मतलब मैं इस भुजा पर अर्धवृत्त बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, इस भुजा पर बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, इस भुजा पर बनाऊंगा तो कुछ ऐसा अर्धवृत्त बन जाएगा, इस भुजा पर बनाऊंगा तो कुछ ऐसा अर्धवृत्त बन जाएगा क्या? तो देखो अब तुम्हारा पार्क कितना बड़ा हो गया तुम्हें पता है? तुम्हारा पार्क जो है ना बेटा, ये एक तो रेक्टेंगल जितना बड़ा था ही, एक तो रेक्टेंगल जितना एरिया ना उतना तो इसका था ही पहले, प्लस ऊपर और नीचे का मिलाकर एक पूरा सर्किल बन गया क्या? अरे बाबूजी एक बार बताओ, ये मैं ऊपर का एरिया जो व्हाइट कलर में हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, ये ऊपर का और नीचे का एरिया मिलकर बेटा, ये एरिया और ये एरिया मिलकर एक पूरा सर्किल बन गया क्या? अरे ये एक अर्धवृत्त बन गया क्या? क्या ये एक आधे वृत्त की बात हो गई क्या? आधा आधा पूरा, ये आधा पूरा हो गया, एक स्मॉल हो गया। रेडियस इसमें 12 काम करेगी, बिल्कुल सर, पाई आर स्क्वायर तो 144 पाई हो गया, एकदम बढ़िया। अच्छा नीचे वाला जो पार्ट है बेटा, नीचे वाला ये पार्ट है, ये वाला और ये वाला, इनमें रेडियस काम करेगी 6, इनका एरिया आ गया 36 पाई। प्यारे बच्चों 24 गुणा 12 होते हैं 144, 288, 288 प्लस 180 पाई। क्या इतनी वैल्यू आ गई? सर अब एक काम कर लेना, थोड़ा समय निकाल लेना, ब्रेक का समय हो चुका है। पाई की वैल्यू 3.14 रखकर ना, पाई की वैल्यू 3.14 रखकर आप ये ज्ञात कर लेना कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। इस वैल्यू को 288 में जोड़ोगे तो आपका पूरा एरिया बन जाएगा। और कॉस्टिंग याद करनी है, गुणा नहीं होता, देर से होता। अरे यार भाई साहब, ले भाई
तुम्हें कोई काम ना करना पड़े, ये काम भी कर ले, है ना, ऐसे गुणा कर ले। 8 चौका 32 का 2, 3 आंसिल, 11 4 15 का मतलब 1 आंसिल, 25 1 26 का मतलब 2 आंसिल। ये ऐसे कर लेना भाई, अगर तू गुणा नहीं कर पाता तो ऐसे कर लेना। पॉइंट आ जाएगा बच्चे एक स्थान के बाद में 465.2 आ जाएगा। अब तो ठीक है। कह रहा जी ये गुणा नहीं होता है हमसे, बाकी तो सारा काम कर लेते हैं, गुणा नहीं होता है। भैया गुणा नहीं कर पाएगा तो मैं तुझे क्या सिखाऊंगा, फिर तुझे क्या बताऊंगा, क्या ही आगे निहाल करेगा बेटा। यार मैं भी कहा मतलब माथापच्ची कर रहा हूँ ना। 3 तो 5 आएगा ना, 3 तो 2 कह दी 5। कैसे गुणा नहीं होता, हमसे गुणा नहीं होता। 565.2 जोड़ दीजिए 2, 5 और 8 13 का 1 आंसिल, 9 6 15 का मतलब 1 आंसिल। सर 853.2 आ गया एरिया, 853.2 आ गया। सर अगर मैं इसको 100 से गुणा करूंगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, सवाल का उत्तर ए बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले इसने ऊपर कमेंट किया था कि ये मल्टीप्लाई 5 सेकंड में कैसे करूं। अब वो कमेंट कर रहा है कि 2 सेकंड में कैसे करूं। थोड़ी देर बाद बोलेगा 1 सेकंड में कैसे करूं, फिर बोलेगा माइक्रो सेकंड में कैसे करूं। बच्चों एकदम सेम सवाल है जी, ये कोई अलग सवाल नहीं था। जैसा आपने अभी अभी क्वेश्चन करा ना, एकदम डिट्टो सवाल है। देखो ये क्वेश्चन सीपीओ 24 नवंबर को मॉर्निंग में आया, ये 23 नवंबर को इवनिंग में आया। तो सेम शिफ्ट के सेम पेपर की बात है, एक शिफ्ट आगे बैठा है, बाकी सवाल में कोई फर्क नहीं है। आगे सवाल में कोई फर्क नहीं है। क्या इस सवाल का उत्तर आपका ये वाला आ गया कि डी? मैं 100 से गुणा करवाया था। अरे करवा कर क्या लेंगे, हो गया बेटा, मैंने करवा तो दिया है। ये आपका ट्रायंगल की शीट का आखिरी सवाल है, फिर सॉरी रेक्टेंगल की शीट का जो आखिरी क्वेश्चन है, ये भी आप सबने कर ही लिया होगा। हो गया पूरा बेटा। दिए गए चित्र में पीएम भुजा पीक्यू का 1/4 है, भुजा पीएम, अच्छा 1/4 है, ठीक है। पीएनएनएस का 3/5 है, पीएनएनएस का 3/5 3, ठीक है। पीएमआरएन का क्षेत्रफल, पीएमआरएन का एरिया 12.5 है। पीक्यूआरएस का एरिया पूछा गया है 12.5 है ना, ये 3 और 5 है, 3 और 5 का मतलब 8 है, 2 और 6 8 है, 3 तो 5 का मतलब हो गया ये 12.5, 1 की वैल्यू 2.5, 32 की वैल्यू आ गई 40 आंसर आ गया इसका। कैसे आएगा अब ये समझो। देखो इस सवाल को करने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक बात पता है क्या? अगर मैं एक ट्रायंगल में एक डायगोनल खींचता हूं बेटा, ये जो 2 हिस्से बनते हैं इनका एरिया इक्वल इक्वल बनता है क्या? बनता है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक ट्रायंगल के अंदर मैंने बनाई एक सीवियन, सीवियन ने सामने की लाइन को 3:4 में तोड़ा है, तो क्या इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी 3:4 में टूटेगा क्या? ये सब बातें आप जानते थे तो फिर ये सवाल तुम काहे नहीं कर पाए रे? जब तुम इतनी बातें जानते थे रे, इतनी बातें तुम काहे नहीं कर पाए? चलो कोई बात नहीं। अब देखो तुम्हें मैं इस सवाल का सिखा रहा हूं आसान तरीका, जो इस दुनिया का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने डायगोनल पीआर मिला दिया, ठीक है। अब जो बता रहा हूं उसे समझते रहना एक बार। पीएम भुजा पीक्यू का 1/4 है, यानी ये वाली साइड 1 है, तो बाकी की साइड 3 बचेगी क्या? सर पीएनएनएस का 5/3/5 है, यानी पीएन की वैल्यू को 3 मान लोगे तो एनएस की वैल्यू को 5 मानोगे क्या? 3:2 कैसे मान लेगा भाई? 3/5 मान लेगी। एक बार सवाल पढ़ ले बेटा। दोस्तों एक बात तो मुझे बताओ, ओ भाई एक बात तो बताओ मुझे यार, ये इधर वाला जो ट्रायंगल है जितना कि मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मुझे बताना, मेंसुरेशन ज्योमेट्री का मिक्स सवाल है ये जो एरिया मैंने हाईलाइट करा है बच्चे, ये और ऊपर का जो बच गया, क्या दोनों का एरिया बराबर आएगा? क्या दोनों का एरिया, देखो डायगोनल से टूट रहा है, डायगोनल से पीएसआर पीक्यूआर का एरिया बराबर आएगा। चाहो लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएसआर बराबर है पीक्यूआर, ठीक है। लेकिन ना इस क्या ना लाइन मुझे तंग कर रही है एक्चुअली सवाल में ना। मुझे ये भी पता है इस पार्ट का एरिया 3 है, इस इतने से पार्ट का, तो नीचे वाले पार्ट का एरिया 5 होगा क्या? होगा ना। और मैं सवाल में ये बात भी जानता हूं बच्चे कि अगर इधर वाले पार्ट का एरिया 8 आ गया तो ऊपर वाले पार्ट का एरिया भी 8 आएगा, मतलब ये वाला पार्ट 2 और इसका एरिया 6 भी बनेगा। अरे 1 3 का मतलब 2 6 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 का एरिया भी 2 6 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है बेटा, ये 3 5 सीवियन की थ्योरम से आया, और ये 3 5 था तो ये 2 6 आएगा, ये भी आपने जानते हैं, ये भी आपको पता है। अच्छा अब मुझे बताओ आपका जो सवाल में पॉइंट दिया गया था मेरे भाई पीएमआरएन, इसका एरिया कितना दिया हुआ है भाई? पीएमआरएन का एरिया सवाल में दिया हुआ है 12.5। ये एक्चुअल में 12.5 तुम्हारे इस 5 की वैल्यू है क्या? तुम्हारे सिस्टम में ये 5 बन रहा है क्या?
हाँ, और पूरा रेक्टेंगल बाबूजी, पूरा रेक्टेंगल 5 3 8 2 10 6 16, अरे वाह, 2.5 गुना कर दिया, 2.5 गुना का मतलब 40। टिंग टिंग टिंग। एक बालक कहता है जी बेसिक से आधे पेज में हुआ है। आधे पेज में क्यों कर रहा है भाई, जब मैं एक लाइन में बता रहा हूं, जब मैं एक लाइन में बता रहा हूं मेरे दोस्त, तो आधे पेज का कष्ट क्यों कर रहा है। और दोस्तों इसी के साथ हंसते खेलते सफलता के साथ बच्चों आज अपना पूरा हो चुका है जी रेक्टेंगल। थोड़ी क्लास की संख्याएं मुझे बढ़ानी पड़ सकती हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा करवा रहा हूं बच्चे। मैं कोर्स कटिंग करने के उद्देश्य से नहीं पढ़ाता। एक बच्चे ने एक बार कमेंट भी किया था कि सर आप क्लास ज्यादा करवाते हो। भाई पता है क्या होता है ना, बेसिक से चीजें बताने में एक एक बात को कई बार रिपीट करना पड़ता है। अगर मैं चाहता तो बेटा रेक्टेंगल के 10 सवाल करवा के बोल देता बेटा हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूं बेटा कि अगर आप कोई बात पढ़ो तो उसका हर एक मामला कवर करो, उसकी छोटी बड़ी सब बातों को समझो, उसके सारे इफेंट बट को आप लोग क्लियर करो बेटा। प्यारे बच्चे, अरे प्रीति बेटा अभी ट्रेपिज्म आपने पढ़ा नहीं है, थोड़ी शांति रख बेटा, बाकी बच्चे क्लास में हैं, जब ट्रेपिज्म आएगा तो उसकी बात बता दूंगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पैरेललोग्राम। भाई देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, तो पहले उस आकृति के बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ लिया करो, ताकि उसके सवाल आपसे खुद से बन जाते हैं, चीजें आपसे खुद से बन जाती हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल में अगला पार्ट, जिसका नाम होगा बच्चे पैरेललोग्राम। और 5 मिनट के बाद में सब जानकारियां पढ़ेंगे, क्या क्या बातें हैं इनके बारे में बात करेंगे बच्चों। हाँ बेटा हो जाएगा बेटा, सीजीएल प्रीतल जो है कोशिश पूरी है, नहीं तो ज्योमेट्री जितना भी मैक्सिमम पाएगा बेटा कराऊंगा, बाकी आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बेटा निखिल मैंने बुक का काम एक बार होल्ड कर दिया मेरे भाई, एक बार बैचेस पे काम इतना हो रहा है, प्रैक्टिस बैच का कंटेंट इनका कंटेंट बन रहा है बेटा, तो समय का थोड़ा अभाव है, दैट्स वाई। भैया मेरे को जैसा बोला कि टीचर ऊपर से आएंगे तो मैंने बता दिया आपको भाई, अब मैं तो खुद तो कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। हमें लगता है कि मेंसुरेशन कमजोर है, तो और टाइट आपको। अच्छा, हम पे शक करिया, कह रहा कि हमें लगता है, लगता था कि आपका मेंसुरेशन कमजोर है। भाई अच्छा, इनको ही लगता था कि अब तक मेंसुरेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आता नहीं होगा। हाँ, इनको मेंसुरेशन आता नहीं होगा सर, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे मेरे भाई टाइम नहीं होता यार। अच्छा भाई सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा रेड हैट के लिए। चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, नहीं तो बोल दोगे क्या पता सर को पैरेललोग्राम नहीं आता, इसलिए ब्रेक लेने चले गए बीच में। इस ब्रेक में 5 मिनट में पढ़े आएंगे, है ना, पैरेललोग्राम किसी से देख के आ जाएंगे, आके हमें करवा देंगे। चलो देख के आता हूँ 5 मिनट में, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। तो ये सब पढ़ाने में ना 1 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और वो कह रहे हैं क्लास मैथ की 1 घंटा करवा दो। 1 घंटे में तो कुछ हो ही नहीं पाता। सुनो बेटा, अभी अपना जो अगला टाइप हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम होता है पैरेललोग्राम। बेटा पैरेललोग्राम का क्या मतलब होता है भाई? इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अभी जो आपने पढ़ा, अभी जो आपने सीखा वो क्या था? वो था रेक्टेंगल। वो था बच्चे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या था? आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये वाली बात दोस्तों आपने पढ़ी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसे करके अपन आयत का एरिया भी L गुणा B करके ज्ञात कर लेते हैं। ये बात आपने पढ़ ली थी, है ना? अब क्या हुआ, एक दिन एक आदमी आया लड़ता फिरता सा, उसने इस रेक्टेंगल के बारे में कुछ सोचा नहीं, यहां खड़े ना जोर से लात मारी इसके। अब इस पे थोड़ी लात मारी बेटा तो बेचारा गिर गया, ही टेढ़ा हो गया। जब टेढ़ा हो गया तो ये ऐसा बन गया। कुछ था तो फर्क नहीं था, आकृति यही थी, पर जब लात मारी भैया तो ये ऐसा हो गया। ऊपर से टेबल होता है ना, आप एक टेबल है, थोड़ा खिसका दिया उसको, ये ऐसा बन गया। तो जब ये ऐसी आकृति बन गई तो भुजाएं तो आमने सामने की बराबर रही। भुजाएं तो बेटा आमने सामने की बराबर रही ना, भुजाएं थोड़ी बदलेंगी भाई, मामला सेम रहेगा। ये आकृति बन गई है पैरेललोग्राम। यानी कि दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि रेक्टेंगल को थोड़ा सा हमने ऊपर से मॉडरेट कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो ये हमारे सामने बन गया जी पैरेललोग्राम। इसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज में क्या कॉन्सेप्ट आते हैं अब ये सुनिएगा। अगर मैं आपको बेटा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊं ना, जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनका नाम है पैरेललोग्राम। सुन लेना बेटा, बाद में बोलोगे अंग्रेजी में क्यों नहीं बताते, हो सकता है मास्टर की अंग्रेजी कमजोर हो। ए बी सी डी इसके नाम दे दो। क्या बच्चों पैरेललोग्राम में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं? मैं आपको ये कह सकता हूं, देखो इनके बारे में बताते हैं कि ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और प्यारे बच्चों आमने सामने के साइड जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। ए बी पैरेलल होगा सी डी के और ठीक उसी प्रकार से ए डी पैरेलल होगा बच्चे बी सी के। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगर मेरे दोस्तों मैं इस एंगल को थीटा मान लूं ना, थीटा, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 180 माइनस थीटा होगा और ये ऊपर वाला एंगल भी थीटा बनेगा और ये एंगल भी 180 माइनस थीटा बनेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं पैरेललोग्राम में कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लो, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, इन्हें कहते हैं आसन कोण। आसन मतलब जो पास में है, निकटवर्ती हैं, जो एक दूसरे के नजदीक है बेटा। कोई भी दो आसन कोण ले लीजिए का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आप अगर थीटा और 180 माइनस थीटा को ऐड करोगे तो यकीनन बच्चों ये इसी के बराबर आएगा। आप इसमें ये पॉइंट भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि सर अपोजिट एंगल सेम होते हैं, अपोजिट एंगल सेम होते हैं। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? इतनी बात पल्ले पड़ी बेटा? हम आपको अभी पैरेललोग्राम की डेफिनेशंस क्या है उनके बारे में बता रहे हैं कि डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं, उनको समझो। आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, निकटवर्ती कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। अच्छा, इसका अगर मैं तुमसे पूछूं पेरीमीटर, वो तो 2 गुणा L प्लस बी आएगा। ये लाइन L, ये लाइन L, ये B, ये B, यही आएगा। अच्छा, इस पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं हम डायगोनल्स के बारे में। इसके साथ डायगोनल कैसे बनते हैं, देखो डायगोनल के बारे में समझते हैं बच्चे। ये मैंने बना दिया एक पैरेललोग्राम A B C D। पहले बच्चों इसके देखो दो बन रहे हैं आपके सामने डायगोनल्स, एक का नाम दे लो BD, एक का नाम दे लो AC। क्या ये दो डायगोनल आपके सामने बनने चाहिए क्या? ये लाइन मैं इसकी एक बार के लिए L मान लेता हूं, ये लाइन B मान लेता हूं। ये बच्चों मैं D1 डायगोनल बोलता हूं, ये D2 बोलता हूं। क्या ये बात आप ठीक प्रकार से समझ पा रहे हैं? ये बात आप ठीक प्रकार से इतनी समझ पा रहे हैं बेटा? मैंने आपके साथ दो विकर्ण बना दिए। विकर्ण मतलब D1 और D2 होते हैं बेटा, विकर्ण मतलब D1 और D2 होते हैं। अच्छा, ये बात भी समझना बेटा कि डायगोनल जो होते हैं ना, डायगोनल, इसके कारण जो आपके सामने 4 ट्रायंगल बन गए, 4 ट्रायंगल, इन चारों ट्रायंगल का एरिया भी आपस में इक्वल होता है। इन चारों ट्रायंगल का एरिया भी आपस में क्या होगा? इक्वल। इसका एरिया 1, इसका एरिया भी 1, इसका एरिया भी 1, इसका एरिया भी 1 होगा और ये आपका पॉइंट हो गया 1। क्लियर? अब समझो, मैं तुम्हें ये कह सकता हूं क्या कि ट्रायंगल AOB का एरिया बराबर है
ट्राइंगल BOC का एरिया बराबर है ट्राइंगल COD का एरिया बराबर है ट्राइंगल DOA का एरिया, और ये सारी चीज होती है ना वो 1/4 गुणा पैरेललोग्राम ABCD का एरिया होता है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के एरिया के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बात तुम जानते हैं, ये बात तुम पता है। अच्छा, एक मुझे छोटी सी बात और बता दो, हालांकि आप लोग तो बड़े बुद्धिमान बच्चे हैं, बड़ा ठीक प्रकार से इन बातों को समझ लेते हैं। मैं तुम्हारे सामने ये कहना चाहता हूं कि मान लो, सपोज करो ये एक ट्राइंगल था, मान लो ये साइड x थी, ये साइड y थी, ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो आप इसका एरिया ज्ञात कर सकते हो क्या? क्या तुम्हें इसका एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है? आप कहना हाँ सर, 1/2 XY हम साइन थीटा से कर लेते हैं। ये बात आपको पता है साइन थीटा से ना? सबको पता है ये बात? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटो, बहुत बढ़िया बात है, ये बात बहुत शानदार है। अभी मैं थोड़ा इसका यूज करूंगा, जब यूज करूंगा तो आप मुझे बताना कि क्या मैं ये काम ठीक कर रहा हूं, क्या तुम्हें इसमें दिक्कत तो नहीं है। क्या होता है ना, एक ही आकृति में बताऊंगा ना तो बहुत सारी बातें कई बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसलिए मैं आपको टुकड़ों में सवाल तोड़ तोड़ के बता रहा हूं बेटा। मैं आपको आकृतियां टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बता रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए एक्सप्लेनेशन आसान रहे। सुनो, इन दोनों डायगोनल की लंबाइयां बराबर नहीं होती हैं बच्चे। ये दोनों डायगोनल देख रहे हो, एक डायगोनल छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है, डायगोनल दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं पैरेललोग्राम में, जबकि रेक्टेंगल में ऐसा होता है। ये आकृति है। एक बार बच्चों बताओ, ये पूरा एंगल अगर थीटा था तो ये वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल, ये 180 माइनस थीटा बनेगा। ये लाइन L है, ये लाइन B है, ये लाइन अगर मैं L मान लेता हूं, ये लाइन B मान लेता हूं, इस एंगल को थीटा कह सकते हो। ये देखो, एक ही आकृति की बात कर रहा हूं, वो एक ही आकृति में सब कुछ ऐसे घुचपुच सा नहीं हो जाए, इसलिए मैंने इनको ऐसे अलग अलग बना दिया है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग कह दिया। यहां बच्चों ये लाइन है D1, यहां बच्चों ये लाइन है D2। एक बार बताओ, ये आकृति ऐसा समझ पा रहे हैं? एक बढ़िया से तुम्हें नियम दूंगा, इससे ये नियम तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया तो मामला बन जाएगा। और सुनते हैं सर, और बात करते हैं। सुनो, आप मुझे एक बात बताना बेटा, आपने जीवन में एक कोसाइन रूल पढ़ा होगा, कोसाइन रूल। हालांकि ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो साबित करके बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ एक बार के लिए समझ लो कि ऐसा जीवन में एक कोसाइन रूल के नाम की चीज भी होती है। जैसे आपने पढ़ा ना साइन रूल, जैसे आपने साइन रूल पढ़ा था, वैसे बच्चों एक होता है कोसाइन रूल। ये वाला एंगल मान लो एंगल ए है, सामने की साइड को ए, सामने की साइड को बी, और ये है सी। बच्चों अगर कभी भुजा ए ज्ञात करनी हो, अगर कभी भुजा ए ज्ञात करनी हो, आप ये कहते हैं ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस थीटा, कॉस ए कह दीजिए, कॉस ए, इनके बीच का ये कोण है। ये वाली बात बच्चों क्या आपने पढ़ी है कभी जीवन में? क्या आपने कभी थोड़ा सा कभी इस बात के बारे में गौर किया है क्या? और ऐसे ही मान लो अगर मुझे कभी बी स्क्वायर ज्ञात करना हो ना, तो बी का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर माइनस 2AC कॉस बी। अगर तुम्हें कभी सी स्क्वायर ज्ञात करना हो तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, फोन का ही कर रहे हो, 2AB कॉस सी। हालांकि तुम्हें आगे चलकर बताऊंगा, ये साबित करके सिखाऊंगा, फिलहाल के लिए समझो ऐसा होता है कोसाइन रूल। अब समझो, अगर मैं इस सवाल में D1 की वैल्यू ज्ञात करूंगा, D1 स्क्वायर ज्ञात करूंगा, D1 स्क्वायर, D1 स्क्वायर क्या होता है बच्चे? तो आप कहना सर ये भुजा L स्क्वायर, ये भुजा B स्क्वायर माइनस 2LB कॉस 180 माइनस थीटा बनेगा क्या? D1 का स्क्वायर ज्ञात करूंगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस बेटा कॉस 180 माइनस थीटा, तो आप कहना सर ये तो कॉस 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस कॉस बनेगा, माइनस अगर बाहर बनेगा, प्लस 2LB कॉस थीटा कह सकता हूं क्या? एक बात मुझे ये बता दो। अच्छा, इस सवाल में भी अपन कोसाइन रूल लगाते हैं बेटा, जब पढ़ेगा ना ट्रिग्नोमेट्री अपन तब समझ में आ जाएगा। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB, ये कॉस थीटा हो गया, ये मेथड डायरेक्ट आ गया, ये डायरेक्ट आ गया बच्चे। इसमें माइनस की बात आपको मिल रही है 2LB कॉस थीटा। यानी आप ये समझो कि दोनों डायगोनल लंबाई में बराबर नहीं होते, एक तो होता है प्लस LB कॉस थीटा, एक होता है माइनस 2LB कॉस थीटा, एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है। मेरा थोड़ा सा रिसर्च करने का मन कर रहा है, तो मैं काम करता हूं इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूं। मैं पहले बच्चों इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूं, जब जोड़ूंगा तो आप समझोगे ये LB कॉस थीटा वाला पॉइंट कट जाएगा और ये वाला कंक्लूजन निकल कर आएगा। यानी कि आपने सारी बात पे एक सार निकाल लिया कि एक पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम
2 गुणा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती, कोई ताकत इसको मना नहीं कर सकती। इतनी बात समझ में आ गई है? थोड़ी सी ज्योमेट्री काम आई, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री काम आई, तो कंक्लूजन ये वाला आ गया। अभी आप ज्योमेट्री पे उन पे मत जाओ, आप तो ये कंक्लूजन लिख लेना कि पैरेललोग्राम में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर जो होता है ना, वो 2 गुणा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। दैट्स ऑल, बस। अब आखिरी अपन बात कर लेते हैं जी एरिया को लेकर। आखिरी अपन बात कर लेते हैं एरिया को लेकर। ये दोस्तों मेरे सामने एक पैरेललोग्राम है जिसकी मैं ए बी सी डी मान लेता हूं। ये देखो, हालांकि चौड़ाई नहीं है, मैं सिर्फ आपको इनके नाम लिख रहा हूं। आप चाहो तो ए और बी लिख सकते हो, चाहो तो ए और बी लिख सकते हो बेटा, चाहो तो ए और बी लिख सकते हो। किसी को एल बी में डाउट आ रहा हो, मैं ए बी भी यूज कर सकता हूं, इस बात की चिंता मत करें। ये सिर्फ लंबाई और चौड़ाई की बातें होती हैं। ऐसा आप मुझे ये बताओ, इसका एरिया क्या होता है? बेटा एरिया बहुत सिंपल जानकारी है। एरिया होता है जी बेस गुणा हाइट। एरिया होता है सर बेस गुणा हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। बस इतनी सी बात है। आधार गुणा ऊंचाई होता है सर, आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो मेरी बात समझना, ऊंचाई से क्या मतलब है। अगर मैं ए बी को बेस कंसीडर कर रहा हूं, ए बी को, तो सामने वाली लाइन से इस पर एक लंब डाल दो बेटा कहीं भी। मैंने ये बना दिया h1, ये हाइट है। तो एरिया मैं कह सकता हूं सर ए गुणा h1 भी आ सकता है। लेकिन आपने कहा सर मैं तो बेस मानूंगा इस लाइन को, बी वाली को, तो भैया सामने वाली भुजा से इस पर तुम डाल दो एक परपेंडिकुलर। सपोज दैट मैंने ये वाला एक लंब डाल दिया, ये h2 है, तो मैं अपना एरिया ये भी तो कह सकता हूं बराबर b गुणा h2। आप किसी भी साइड को मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी कह सकते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं AH1 बराबर होगा BH2 के। यानी इनका जो साइड का रेशो आता है ना, साइड का रेशो आता है वो हाइट के रेशो के अपोजिट में आता है बच्चों। साइड और हाइट एक दूसरे के अपोजिट में चलती हैं, साइड और हाइट का रेशो एक दूसरे के विपरीत चलता है। ये मेरे सामने एक और कंक्लूजन आ गया, और इसके एरिया का फॉर्मूला भी आ गया। क्या बच्चों एरिया का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया सब बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक प्रकार से काम कर पाएंगे, बढ़िया प्रकार से इस बात को समझ पाएंगे, इस बात में कोई समस्या नहीं है। एक कहानी और समझते हैं, फिर तो ना आगे के सवाल तुम कर पाओगे बहुत तेज गति में। देखिए सवाल करने के लिए जरूरी है कि आप उनके कॉन्सेप्ट को समझें। ये प्यारे बच्चों एक मेरे सामने है पैरेललोग्राम ए बी सी टी, ठीक है। यहां मैं इस लाइन का मिड पॉइंट मान रहा हूं, ध्यान रखना मिड पॉइंट माना है मैंने, 1:1 में तोड़ रहा हूं, मतलब मिड पॉइंट है। यहां मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना रहा हूं बेटा, ए पी बी। तो आप ये जान लेना कि एपीबी का जो एरिया बनेगा ना, एपीबी का एरिया बनेगा ना, एपीबी का जो क्षेत्रफल बनेगा ना, ये क्वाड्रिलेटरल के एरिया का हाफ बनता है। ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है ना, उसका हाफ बनता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला एरिया 2 है, तो ये वाला एरिया 1 होगा, और ये वाला एरिया 1 होगा। पूरी साइड का मतलब पूरा एरिया अगर 4 है ना, तो बीच में ये 2 बनेगा, साइड में 1-1 वाले बनेंगे। पूरा एरिया अगर 4 है तो ये 1 और 1 बनेगा, और बेटा बीच में कितना हो जाएगा 2। इस बात को भी आपको लिखना है, इस बात को भी आपको समझना है। ये अगर आपको लगता है कि मैं प्रूफ को देखना है, तो मैं आगे की किसी क्लास में ये आपको साबित करके बता भी दूंगा। लेकिन बेटा इसके सवाल ना बहुत कम बनते हैं, पैरेललोग्राम पे ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं। क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन बनते हैं, या तो बनते हैं वर्ग के या बनते हैं आयत के। तो अभी के लिए आप ये बात समझें कि अगर, और ये जरूरी है कि मिड पॉइंट होना चाहिए, पी शुड बी ए मिड पॉइंट, ये केवल मिड पॉइंट की थ्योरम है। तो ये एरिया 1, 1 और 2 में टूटेगा, 1, 1 और 2 में जाएगा। ये बात तुम्हें समझनी है। क्या इतनी बात आपके पल्ले पड़ी सबके? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लो इसमें पूरे क्वाड्रेटर का एरिया देकर तुम्हें किसी दूसरे भाग का एरिया पूछ ले, तो आप बिना पेन उठाए, बिना उस पर एफर्ट्स किए, इसे ज्ञात करने की हिम्मत करो, इसे ज्ञात करने का काम करो। ये एरिया आपको सबने पल्ले पड़ना चाहिए। समांतर चतुर्भुज कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा, पर क्या होता है ना, क्या ना, ये चीजें जो होती है पेपर में बनती हैं, तो वहां जाके बच्चा माथापच्ची करता है। मैं कहता हूँ भैया वहां जाके क्यों बाल नोचने हैं, ये काम घर पे करके चल जाओ, ताकि वहां जाके कंफर्ट फील करो, वहां जाके मजा आए सवाल करने में, नहीं क्या? चलो, इस शीट में केवल 20 सवाल होंगे बेटा, इस सवाल में केवल 20 क्वेश्चन होंगे। और पहला सवाल देखो आपके सामने है, देखो कितना आसान है, कितना बढ़िया है। एक बार मुझे बताओ, कोई बच्चा इस सवाल को देखकर इसकी बात मुझे बता सकता है क्या?
हो जाएगा। देखो इसमें ना कोई फॉर्मूला नहीं है। ये सवाल बच्चों आपको करना है किससे? ये सवाल करना है आपको ट्रायंगल से। ये सवाल तुम्हें करना है ट्रायंगल से। ये सवाल तुम सारे घर से करके लाओगे। मंडे की क्लास में मुलाकात होगी। ये मेरे सामने एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इसमें एक साइड 15 है, एक साइड 7 है। ये 15 मान लो, ये 7 मान लो। इसका एक विकर्ण 20 है। सर देखो इसको अगर मैं 20 मान लेता हूं तो आप ये बताओ बेटा, तुम्हारे पास ये दो एक जैसे ट्रायंगल हो गए क्या? भाई पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया ज्ञात करना है तो क्या मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल कर दूंगा? अरे ऊपर भी तो ऐसा ही ट्रायंगल है 15, 7, 20 वाला। देखो 15, 7 और 20 पे मेरे को वैल्यू दिख रही है सारी बेटा इंटीजर। हिरोनियन बताया था मैंने, हिरोनियन तुम्हें 20 का मतलब तुम्हें दिख रहा है। 20 का मतलब आपने कहना हाँ सर 20 पे थोड़ा याद तो आ रहा है, 20, 12, 16 ऐसा होता है ट्रिपलेट्स। 15 पे क्या होते हैं बेटा? 12, 9 और 15। बात बन रही है? अरे वाह, हो गया सर। 15 देखो 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, ये रही होगी हाइट। 9 और 16 का डिफरेंस दिया हुआ है 7। इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। याद है ना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात? आप मुझे बताओ इसका एरिया कितना बनेगा? 1/2 गुणा आधार कितना है? 7। सर इसकी ऊंचाई कितनी रही होगी? ऊंचाई रही होगी 12। सर आधे ट्रायंगल का एरिया आ गया 42। आधे का 42 तो पूरे का 84 आ गया। ऐसे ज्ञात करना है, ऐसे ज्ञात करना है बच्चे। अच्छा एक बच्चा बोले सर हिरोनियन मेरे दिमाग में मान लो नहीं आ रहा, मैं हिरोनियन को नहीं जानता, मैं इसे नहीं पहचानता, तो भैया हीरोन्स का फॉर्मूला तो है ही। ऐसे ज्ञात करोगे S - A, S - B, S - C, उससे कर लोगे। और वो चीजें करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत फील करेगी। ठीक है। 7 का ट्रिपलेट क्या लिखेगा भाई अमन? मुझे तो आता नहीं है बेटा। 7 का ट्रिप मुझे तो आता नहीं है भाई, मैं क्या करूं? मेरे पास बना नहीं है आज तक, मैथ में बन नहीं पाया। हो सकता है अमन तू बना ले भाई, मेरे पास तो है नहीं कोई। देखो एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम सवाल है बेटा। 60, 40 और 80। अरे वो हाइपोटेन्यूस आना चाहिए। जो भुजा ज्ञात करते हो ना वो हाइपोटेन्यूस होनी चाहिए। ऐसे तुक्के मार करते हैं, मेरे को तो 24 बचता है। अरे वो हाइपोटेन्यूस आना चाहिए नालायक। ये 60 है, ये 40 है, ये 80 है। ये 60 है, ये 40 है, ये 80 है। देखो इसके ऑप्शन दिखे तो मेरे रूट में। इसका मतलब ये हिरोनियन ट्रायंगल नहीं है। इसका मतलब ये हिरोनियन ट्रायंगल नहीं है। इसका मतलब ये हिरोनियन ट्रायंगल नहीं है। अरे विकास भाई तेरे को डायगोनल की लंबाई पूछी गई क्या? इस सवाल में डायगोनल पूछा गया? कह रहा है ये 2a² + b² d1² से हो जाएगा। अरे भाई उसमें डायगोनल पे काम करना है, या मैं एरिया की बात कर रहा हूं यार। क्या कर रहा है यार, क्या आदमी है यार भाई? समझ तो ले क्या बता रहा हूं तुझे मैं। सेम क्वेश्चन है बेटा। ये सवाल करने के लिए आपको हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसी से बनेगा, उसी से काम होगा। ठीक है। मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी रेशो वाली, याद है? मैंने आपको एक बात बताई थी रेशो वाली कि भैया साइड का रेशो क्या मिल रहा है? साइड का रेशो मिल रहा है सर 3:2। AB और DC के बीच की दूरी 10 है तो ये दूरी आएगी 2, 3 में। ये अगर 10 है तो ये 15 बनेगा। बाकी आप इसे और साबित करोगे तो और समझ में आएगा। डायग्राम बना के देखोगे ना ठीक प्रकार से बात को कैप्चर कर पाओगे। ये सवाल भी सेम ऐसा ही है, 3 नंबर जैसा। ये क्वेश्चन बेटा आपको डायगोनल की लंबाई ज्ञात करनी है। इस सवाल को सॉल्व करने में आपको कोसाइन रूल लगाना है। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल लगाओगे और बच्चे आप अपने क्या बोलते हैं विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हो। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना आपके लिए इजी है। कोसाइन रूल क्या होता है मैंने आपको लिखवाया है आज की क्लास में, आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखो इस सवाल में वो D1 D2 काम करेगा बच्चे। वो D1 D2 इसमें काम करेगा कि मेंस का सवाल है 2020 का। भुजाओं की लंबाई दी गई है और दोनों विकर्णों का सम पूछा है 109 दुगना 218, उत्तर A बन गया। नहीं दुगना कौन करेगा सूरज भाई? दुगना कौन करेगा? ऐसे फॉर्मूला काम करेगा। तो ये बच्चों मैं आज आपको पैरेललोग्राम की शीट दे रहा हूं। 20 क्वेश्चंस होंगे इसके। आप घर पे इन पर संघर्ष करना। जितना क्लास में पढ़ाया गया है पहले उतनी बात को समझना। 20 सवाल इसमें हैं, सारे सवाल ट्राई करने हैं। आपसे हो जाएं तो बहुत खुशी की बात है, ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्लास मंडे को आएगी, मंडे को बातें पूरी करवा दूंगा। अगर बाय चांस इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा तो बिल्कुल भी पैनिक होने की नीड नहीं है। स्टार्टिंग के 5, 7, 10 क्वेश्चन कर लीजिए। क्लास का रिवीजन मस्ट कीजिएगा दोस्तों। हैप्पी वीकेंड। कल संडे है, संडे की छुट्टी मनाओ और आपसे मुलाकात बच्चे मंडे को होगी। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब ख्याल रखिए अपना। टेक केयर।